अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सबसे पहले हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हफ्सा का, तो जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्लेटफॉर्म कॉल डिजिटल पक्स के ऊपर आई हैं ताकि वो अपनी जर्नी शेयर कर सकें, इंसाइट शेयर कर सकें। तो सबसे पहले हफ्सा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मैं सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया और लाइक व्हाई यू चूज राइटिंग ओवर अदर स्किल सेट। जी हफ्सा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। Hello, Amit. I'm Ahmad Amin. Thank you for calling me and calling me as a guest. So, yeah, I'm really excited to talk about my journey. It's kind of like a very exciting journey because most of the times, you are not aware of the talent you have. So, it's something like that. So, back then, let's start from my school processes. I was really good at writing and describing, my thoughts and all that. But that talent of writing was quite hidden. I was not someone who is just a Sorry, ratification girl. Hafsa. Yes, some was Sorry to part of me interrupt. like that. Hafsa, you can speak Urdu, easy to see. And on the other hand, can you speak in some, as you can say, about loud, because your voice is not quite audible. ओके ओके अहमद अहमद I'll talk in उर्दू। तो Yeah. इस तरह से स्टार्ट हुआ कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माय स्कूल। लाइक I used to write a lot of answers in my own words, and I was quite good at describing. Yeah, that time the talent was hidden, but then I started writing speeches first. It was like I was like describing my ideas and all that. तो मेरी स्पीचेस काफी अच्छी जाती थी स्कूल में। आई यूज्ड टू डू लाइक हेक्टिक एंड ऑल दैट। फिर क्या आपकी हुआ आवाज में फिर बहुत कम आ रही है हफ्सा, बहुत कम। Like I can understand what are you saying, but not from the audience because they are some आप mostly. अब आ रही है Yeah, आवाज? yeah, yeah. Now it's good. Is that clear now? Yeah, yeah, Okay. So she's saying not audible. Is that fine now? yeah, yeah, yeah. It's fine now. ओके, तो फिर यही हुआ कि ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू राइट स्पीचेस एंड ऑल दैट। खैर इंटर निकल गया, देन आई जस्ट केम इनटू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में मैंने ऑफ कोर्स आई वेंट फॉर मास कम्युनिकेशंस। और राइटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मास कम्युनिकेशंस में। ऑफ कोर्स यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ कि भाई न्यूज़ आर्टिकल्स छप रहे हैं और ये सब हो रहा है। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एक प्रोजेक्ट था जो कि इस ऑडियंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये चीज सब बहुत गौर से सुने। आप लोगों का फर्स्ट राइटिंग स्टेप होता है टूवर्ड्स राइटिंग इन फ्रीलांस जर्नी। हमारे प्रोजेक्ट ये था कि हमने न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ना थे और उस न्यूज़पेपर्स में डेली पढ़ना पढ़ के अपना थॉट प्रोसेस करना था। और उस पे हमने आपने एक वर्ड आई डोंट नो सुना या नहीं होता, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर्स में ना एक कॉलम होता है लेटर्स टू द एडिटर। जी, जी, इससे फेमिलियर है अहमद आप? जी, तो जी। उसमें हम क्या करते थे, हम जो है अपने थॉट प्रोसेसेस वगैरह लिखकर हम लोग जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को भेजते थे। अच्छा, न्यूज़पेपर्स को भेजने का प्रोसेस इज वेरी सिंपल। जस्ट गो फॉर इन देयर वेबसाइट्स और उनमें लिखा होता है कि आप लोग जो है कौन सी ईमेल एड्रेस में भेजेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सारे लेटर्स टू एडिटर्स पब्लिश नहीं होते। ओनली द गुड वंस आर पब्लिश्ड दैट हैव रियल नॉलेज एंड रियल इम्पैक्ट। सो तो मेरा इनिशियल पॉइंट था कि मेरे चारों जो आर्टिकल्स थे वो डॉन में पब्लिश हुए। आप लोग कभी भी अगर हफ्सा चन्ना डॉन लिखें तो आप लोग हैरेस्ड एम्प्लॉयज और बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स, जरीलीज अर्तुगल पे भी मैंने लिखा था। दैट वाज माय फेवरेट ड्रामा। उसमें भी आप मेरे आर्टिकल्स पब्लिकेशन चेक कर सकते हैं। देन अब क्या हुआ कि कोविड आ गया। 2020 था उस वक्त। कोविड आ गया। माय वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यार हम लोग ना अपनी स्किल्स एनहेंस करते हैं, सॉफ्ट स्किल लाइक कैनवास और ये सब सारी ना चीजें सीख लेते हैं जो काफी ट्रेंडिंग में है। क्योंकि अभी हमारा बहुत अच्छा टाइम है, टीचर्स वाले सारे चुप हैं कि किसी को पता ही नहीं लग रहा कि क्या करना है। तो एग्जाम्स या पढ़ाई काफी स्लो जा रही थी। खैर मैंने भी अपनी दोस्त से पूछा यार फ्रीलैंसिंग स्टार्ट करती हूँ। आई वाज लाइक क्यूरियस टू नो दैट। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि यार फेसबुक पे लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, जस्ट गो फॉर देम एंड अप्लाई लाइक बेसिकली कि तुम जो है इंटरेस्टेड हो ना राइटिंग में ना। तो मैं अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑडियंस के लिए, सब गौर से सुने। आप लोग मोस्टली क्या करते हैं जब जॉब्स अप्लाई कर रहे होते हैं, यू जस्ट गो ऑन द रिक्रूटर साइट और नीचे आप लोग इंटरेस्टेड लिख देते हैं। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, रिक्रूटर की इनबॉक्स में जाना है, उसको अपने 2 या 3 लाइन में एक छोटा सा आपने एक बहुत ही पर्सनलाइज मैसेज लिखना है कि हाउ यू आर अ गुड फिट फॉर इट, और रिक्रूटर क्या ढूंढ रहा है आपने उसकी बात का उसको जवाब देना है। ना कि आप 4 लाइनें हर जगह छापते ही जा रहे हैं। सही है। तो अब क्या हुआ कि मैंने रिक्रूटर्स को बताना शुरू किया कि भाई मेरे आर्टिकल्स डॉन में पब्लिश हुए हैं, और उसके लिंक्स में फॉरवर्ड कर लेती थी और 3-4 लाइंस लिख लेती थी। खैर उस वक्त मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। एक बंदे ने 1000 बार अप्लाई करने के बाद एक बंदे ने मुझे 0.4 पर वर्ड पे दे ही दिया काम। तो फाइनली मैंने वो आर्टिकल लिखा, बट दैट वाज नॉट अप टू
अप टू द मार्क, बट दैट वाज समहाउ गुड। अच्छा, मुझे ना मेरी दोस्त ने टूल बताया कि ग्रामरली बहुत अच्छा टूल है प्रूफ रीडिंग के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास वो भी नहीं था, क्योंकि मुझे एक तो नो हाउ नहीं थी यार टूल्स कहाँ से खरीदने, और हर चीज बहुत महंगी नजर आती थी। अच्छी बात है, अगर जब आप लोग का काम स्टार्ट करना हो, इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब क्लाइंट्स बनेंगे तभी इन्वेस्ट करें, दिस इज द वाइस स्टेप। खैर क्या हुआ, मैंने एक दोस्त से लेकर एक ग्रामरली में एक आर्टिकल प्रूफ रीड करवा लिया। उसके बाद वो चला गया। फिर मैंने जो है एक लड़की ग्रुप चलाती थी, उस वक्त बड़ा पाकिस्तान वॉइस इस तरह का ग्रुप था, क्योंकि कोविड में बड़े ग्रुप्स ना एक्टिव हो गए थे। मैंने उन ग्रुप के जो एडमिन्स होते हैं ना उनको अप्रोच किया। मैंने कहा कि यार आई एम लुकिंग फॉर वर्क, और मैंने उनको बताया कि मुझे उन ऑडियंस से कनेक्ट करवाओ जो कि मतलब फ्रीलांसर हो, बस मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए। खैर उसने मुझे एक बंदा खुरम से कनेक्ट करवा दिया। खुरम कंटेंट राइटिंग का एक ग्रुप रन करता था, लेकिन खुरम ने जब मेरे आर्टिकल्स वगैरह देखे, एंड ही वाज लाइक, ही गेव मी अ चांस, ही गेव मी लाइक 2 आर्टिकल्स का चांस दिया था। उसने कहा पहले एक करके मुझे दिखाओ, और वो भी आधा करके बताओ। अच्छा, मैंने बहुत अच्छा उसको करके दिया, तो उसने कहा यू आर रियली गुड एट पिकिंग। वो था 0.5 पर काम। खैर, खुरम को मेरा काम पसंद है, लेकिन वही कुछ टाइम बाद उसने कहा कि यार अब मैं थोड़ा बहुत खुद करूंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रूफ रीडिंग में मिस्टेक्स हैं, बिकॉज मैं गुड इनफ नहीं थी, और ना ही मेरे पास कोई ग्रामर। खैर, क्या कि फाइनली उसके बाद मुझे एक और बंदा था जो कि बहुत सस्ता राइटर ढूंढ रहा था। उसको मैं टकरा गई किसी तरह, जिस तरह मैं हर वक्त बिड्स कर रही होती थी ग्रुप्स पर, क्योंकि बिडिंग का बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बिडिंग करना पड़ती थी। ये कोई ऐसा नहीं है आप एक बार पोस्ट करो, नहीं, मैं पूरा दिन रात बिडिंग करी थी। जॉब आई, मेरा मैसेज चला गया। तो ये था कि उसने मुझसे 17 आर्टिकल्स लिखवाए। इस तरह मेरा बन गया पोर्टफोलियो। फिर इस तरह मुझे एक बंदा मिला दुबई में, वो दुबई में काफी बिजी होता था। उसने कहा यार मेरी क्लासेस ले लो, और जो है ना मेरा कंटेंट भी लिखो। इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मैंने उसकी क्लासेस भी ली, और 0.8 पर वर्ड में काम करके अफिलिएट कंटेंट लिख के दिया। लेकिन उसकी क्लासेस से ऑफकोर्स सीखा तो मैंने ही, तो मुझे जो है अफिलिएट कंटेंट अच्छा आ गया। फिर मुझे एक और बंदा मिला, नवीद मायूं। वो एक सीईओ था। तो मैंने उसको खैर अपना पैशन वगैरह शेयर किया, उसको मैंने सेशंस दिए, मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दी। उसने मुझे 1 रुपी पर वर्ड पे लिखा। खैर, ये सब सिलसिला चलते चलते जो है 2021 में तो ऐसे ही सिलसिले चलते रहे। फिर 2022 में हम आ गए। 2022 में क्या हुआ कि मुझे जो है लाइक आई वाज आउट ऑफ लाइक पाकिस्तानी क्लाइंट्स रनिंग, मतलब जो है ना बहुत लो पे रेट्स थे और बढ़ ही नहीं रहे थे। तो खैर फाइनली मुझे क्या हुआ कि ना मैंने ग्रुप से इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूंढना क्रेजली शुरू किया। मुझे जो है फाइनली एक क्लाइंट मिल गया। जब वो मुझे एक क्लाइंट मिला तो मैंने उसको बोला मुझे अपवर्क पे प्रोजेक्ट दो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे अपवर्क पे एक या दो भी प्रोजेक्ट मिल गए तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा कि मेरा अपवर्क में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कॉपरेट। मैं ना वो बन जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं, टॉप रेटेड नहीं, उसमें मेरा वो हो जाता है, वेरीफाई वेरीफाई हो जाएगा, हम्म। क्योंकि वेरीफाई होना प्रोफाइल्स को बहुत जरूरी होता है। खैर, जब उसने काम करवा लिया तो मैंने कहा यार प्लीज मुझे एक रिव्यू दे दो, बस मुझे एक रिव्यू। मैंने हर किसी को बहुत इंसिस्ट किया, मैंने काम बहुत लगन से किया। इवन जब मेरे क्लाइंट्स मुझे मतलब ये होता था ना, उनको काम पसंद नहीं आता, तो मैं उनको कहती थी आप पेमेंट्स वापस रख लें, दैट्स ऑल राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना चाह रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस आता है, ज्यादा ज्यादा क्या हुआ, पैसे नहीं मिले, लेकिन एक्सपीरियंस तो आ गया ना आपको। एक काम से अगर आपको एक क्लाइंट चला गया, उसी काम से आप दूसरा क्लाइंट पकड़ लो पोर्टफोलियो दिखाकर। ठीक है, पैसों की नीड भी होती है आपको स्टार्ट में, लेकिन ऑफकोर्स आपको अपने एक्सपीरियंस के लिए और अपनी लर्निंग के लिए ये चीज की आपके अंदर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। खैर, उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने लग गए एकदम। मतलब बहुत अच्छा पीक सीजन आ गया, क्योंकि मैं बहुत कम चार्ज कर रही थी और बहुत क्लाइंट्स मिल रहे थे। फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसको करते करते मैंने 2022 में मैं 3 महीनों में अपवर्क में टॉप रेटेड राइटर बन गई। अब इवेंचुअली क्या था भाई, अपवर्क हम 2023 से चला रहे हैं, लेकिन अपवर्क सैचुरेटेड होता जा रहा है, हमसे पैसे लेता जा रहा है। हम्म। जाहिर सी बात है, अपवर्क और फायर प्रोफाइल्स होती हैं, दे कैन किक यू आउट एट एनी टाइम, एंड यू हैव टू नो दिस। आप जितनी भी अच्छे हो, यू आर जस्ट प्रोफाइल फॉर देम। तो मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन बूस्ट करना शुरू किया अपना। अब जाहिर सी बात है, लिंक्डइन पे आई हूँ भाई, लिंक्डइन पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर कोई इतना आगे निकला हुआ है, मैं रेस में इतनी पीछे। अच्छा, मैं फजूल सी लाइक उसमें अपनी पिक्चर्स डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ, बोलो भाई मैं रिक्रूटर्स को मैसेज भी कर रही हूँ, ओपन फॉर वर्क भी लिखा हुआ है, बैच कोई काम ही नहीं मिल रहा। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि फिर मैंने वहां पर उन लोगों से कनेक्ट शुरू किया जो लिंक्डइन पे बहुत अच्छा कर रहे थे। अच्छा, फ्रीलांस कम्युनिटी में एक चीज बहुत अच्छी होती है, अगर आपके एथिक्स अच्छे हो ना तो आपको सीनियर्स गाइड जरूर करते हैं। ये नहीं कि हम्म। सीनियर्स में एटीट्यूड है, नो, दे आर गुड पीपल। तो फिर क्या हुआ, मुझे 2-3 लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा यार तुम्हारी प्रोफाइल में जो फेस लगा हुआ है दैट्स नॉट गुड, तुम्हें अपना एक हेडशॉट होना चाहिए। फिर उसने बताया यार तुम्हारी जो हेडलाइन है उसमें तुमने मल्टीपल सर्विसेज दी हैं, लाइक तुम एक टाइम में तुम ये कह रही हो कि मैं एक विजुअल असिस्टेंट हूँ, दूसरे टाइम तुम कह रही हो कंटेंट राइटर हूँ। नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। इसलिए तुम जो है साफ पता लग रहा है कि तुम काम के लिए क्रिएट करियो, ना कि तुम्हारा कोई खास स्किल है।
फिर क्या हुआ, फिर उसने मुझे बताया यार तुम अपने इसमें ना तुमने अपना पोर्टफोलियो डाला हुआ है, ना तुमने भाई इसमें अपनी नॉलेज सेल की है, नॉलेज है तुम्हारे पास, उसको दिल में क्यों रखा हुआ है, लोगों को बताओ दैट यू हैव द स्किल, और अपना लाइक जो है ना उसको ये ओपन टू वर्क का हटाओ। यू नीड टू नो दैट कि पीपल आर गोइंग टू कम टू यू। उसकी स्टडीज फॉलो करते हैं, लिंक्डइन बूस्ट किया, इस तरह करते करते हम 2024 में आ गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह द फ्रीनेस जर्नी has been very exciting, but one of the main part of it is that I'm continuously learning and collaborating with people. माशाल्लाह आपकी हफ्सा बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। सो हफ्सा, कमिंग बैक टू योर जर्नी, जब आपने स्टार्ट किया, क्योंकि मोस्टली जो बिगिनर्स हैं लाइक मी, उन्हें इंग्लिश में लाइक इतनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है उनकी, लाइक बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ईच एंड एवरीथिंग। सो क्या इंग्लिश मस्ट है टू स्टार्ट द राइटिंग? और स्पेशली आप क्या जनरल राइटर हो, टेक्निकल राइटर हो, या एसईओ राइटर हो? सो लेट मी नो अबाउट दैट। कि मैंने ना, जब मैं न्यू में आई थी मुझे खुद नहीं पता था मैं कौन सी राइटर हूँ। आपको बहुत एक न्यूबी का माइंड सेट भी मैं बताती हूँ मैं आपको, मैं बहुत जर्नल इंग्लिश लिखती थी, लाइक बहुत ही जर्नल इंग्लिश लिखना। तो अब क्या हुआ कि मुझे मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुराना पुराना सा है, और नेटिव्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता। ये मैं अभी भी, इस प्रॉब्लम को मैं अभी भी सफ़र करती हूँ। और एक टाइम ये भी था कि आई रिमेम्बर देर रमज़ान था और मुझे एक अमेरिकन क्लाइंट मिला था, अमेरिकन नहीं पाकिस्तानी अमेरिकन था, बस 1 रुपये पर वर्ड में उससे हायर किया था। उसको मैंने एक आर्टिकल सबमिट कराया, उसने मुझे इतना बुरा जलील किया, उसने मुझे कहा कि तुम्हारी इंग्लिश थर्ड क्लास है, तुम्हें कोई नेटिव क्लाइंट नहीं मिल सकता, इतना कि मैंने उसको उसके पैसे वापस दिए। और जो है ना, मैं प्याज काट रही थी एंड आई वाज क्राइंग, तो माय सिस्टर केम एंड सेड कि भाई क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं, प्याज काटते हुए आंसू आ रहे हैं। तो ये मैंने उसको कह दिया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्लाइंट्स को, मैंने कहा शायद मैं नेटिव्स के साथ कभी काम नहीं कर सकती। बट 2 दिन के बाद मुझे एक और क्लाइंट मिली थी कनाडा से, एंड शी वाज टेलिंग मी देखो कि तुम्हारा एक तो लैंग्वेज बैरियर इसलिए है कि तुम पाकिस्तान में रह रही हो, तो तुम्हें एक सराउंडिंग भी हमारी मैटर करती है, ठीक है। दूसरा, तुम इम्प्रूव करो, लेकिन अब उसको अपने सर पे सवार नहीं कर दो। फिर क्या हुआ, अब एक और जो लेटेस्ट चीज हुई है मेरे साथ 2023 में, जब मेरा यही ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे थे, तो मुझे मिस्टर जॉर्ज नाम था उसका, उसने मुझे कहा कि यार तुम्हारे नहीं, जॉन गुडमैन नाम था, हाँ। उसने कहा तुम्हारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं। मैंने कहा एक्चुअली आई एम स्टेइंग इन पाकिस्तान और यहाँ पर थोड़े से लैंग्वेज नॉइसेस हैं। तो उसने कहा दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आई गेट इट, आपके कंटेंट में लेकिन क्वालिटी और जान है, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी जो रिसर्च है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। लेकिन इसमें जो वही आपका सवाल, जो इंग्लिश है उसको हम पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी इंग्लिश बेसिक होना होने से स्टार्ट होती है, फिर आप उसको इम्प्रूव करते जाते हो, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करते जाते हो, जैसे जैसे आप लिखोगे वो इम्प्रूव होती जाएगी। अभी भी इवन मेरे साथ इस तरह होता है कि बहुत ज्यादा ग्रामर यूज करी हूँ, बहुत ज्यादा टूल्स यूज करी हूँ, मैं इंग्लिश के भाई वही वो भूल गई, उसके जो रूल्स होते हैं वो भूल जाती हूँ, तो वो मुझे टाइम टू टाइम रिवाइज करने पड़ते हैं कि इन केस अगर मेरे पास कोई टूल ना हो तो मेरे पास अपना जहन अच्छा चल रहा हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल कि मैं एसईओ कंटेंट राइटर हूँ, टेक्निकल राइटर हूँ, कौन हूँ। जी। स्टार्ट मैंने कंटेंट राइटर से किया, फिर मैं एसईओ कंटेंट राइटर बनी, फिर मैं टेक्निकल कंटेंट राइटर बनी, फिर मैं सास कंटेंट राइटर बनी, और अब मैं टेक्निकल कंटेंट राइटर हूँ। तो बेसिकली मैं जो है ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट वो चीज़ हूँ, मैं सास टेक्निकल कंटेंट में बहुत ज़्यादा बेस्ट जा रही हूँ। क्योंकि जब राइटर अपनी स्टार्ट करते जर्नी उसको नहीं पता होता, हमारे सामने फिक्शन भी होता है, हमारे सामने ईमेल मार्केटिंग कंटेंट भी है, हमारे सामने हजारों नी चीजें, हम कौन से राइटर हैं। तो पहले तो कोर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी चीज थी जो हर तीसरा बंदा कर रहा था, ऐसे को अलग अलग दिखाती, राइटर को लोग अलग दिखाती। अब भाई मैं क्या करूँ, तो फिर मुझे लेटर ऑन अब आइडिया सर हुआ कि आपकी ना सास आवाज में कम हो गई है, कि लाइक आप लाइक अब माइक। आप सही आ रही है, हाँ या नो नो यू। सही है। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि सास की जो कंटेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा थ्राइव करी, और सास का सिर्फ पीछे जाना सिर्फ ये नहीं था कि इसमें पैसा बहुत है, नो, एक्चुअली दैट वाज क्वाइट रिलेटेड टू माय इंटरेस्ट। मैं प्रोडक्ट को बहुत, मतलब जब भी मैं क्लाइंट से कॉल से बात करती थी, वो अपने प्रोडक्ट के बहुत डिफरेंट फीचर्स बनाते थे। इट रियली मेड मी क्यूरियस कि यार दुनिया कितनी ज्यादा एडवांस हो रही है। फिर ऑफ कोर्स आई हैव समवन हु इज फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंड आई एम राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस राइट नाउ। सो दैट वाज अनदर सेट ब्रेक या अनदर टैलेंट दैट आई केम टू नो कि अच्छा, जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते थे दे सेड कि आपके पास तो टेक्निकल का यार आपका बैकग्राउंड नहीं है। आई सेड आई एम वेरी क्यूरियस टू लर्न, हर चीज आप लर्न कर सकते हो। मैंने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में यूएमएल डायग्राम्स तक क्रिएट किए हैं। यू हैव यूट्यूब, जस्ट गो देयर एंड स्टडी एंड लर्न, बट यू नीड टू फाइंड समथिंग यू आर क्यूरियस फॉर, व्हाट मेक्स यू रियली लाइक कूल स्टफ, या यार मुझे ये प्रोजेक्ट करना है और मेरा प्रोजेक्ट पे फोकस लग रहा है। आपका जिस प्रोजेक्ट पे फोकस लग रहा है आप उस नीच की तरफ जाओ, दैट्स गोइंग टू बी एवरलास्टिंग नीच फॉर योरसेल्फ।
अच्छा अफसर, जब आपने राइटिंग कैरियर स्टार्ट किया, सो ओबियसली आपने कहा कि आप मैस कम्युनिकेशन के अंदर स्टेप इन हुए, वहां से आपने अपना कॉलम वगैरह एडिट किए और देन आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए, फिर देन आपने फर्दर लोगों ने आपको हायर किया एंड यू आर pitching and applying on a job every single day. But the thing is that how did you learn that SEO writing or something article writing? जब आपने स्टार्ट की अपनी फ्रीलांस जर्नी, तो आपने कौन कौन से कोर्सेज किए या किन किन चैनल से या कहाँ कहाँ से नॉलेज गेट किया? सो काइंडली उसके बारे में अपने इंसाइट्स। थैंक यू। तो ऑनेस्टली मैं सच बताऊं कि नॉलेज जो है ना, शुरू में मतलब मैं क्यूरियस नहीं होती थी पढ़ने वगैरह के बारे में ना। मुझे मतलब लगता था कि बस ऐसे ही कोर्स फ्रीलांस स्टार्ट किया था साइड मनी के लिए या कोविड निकालने के लिए। लेकिन हुआ ये था कि जब अब जाहिर सी बात है, जब मुझे एक बंदे ने फर्स्ट एसईओ कंटेंट राइटिंग के लिए प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट किया था ना, तो ना उसने कहा एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मैंने कहा एसईओ क्या होता है? तो उसने कहा एसईओ मतलब तुम योस्ट एनालिसिस कर लोगी, इसका स्कोर अच्छा हो गया ना तो यानी कि तुम्हारा कंटेंट एसईओ है। तुम जो है योस्ट एसईओ के टूल पर जाओ और जो है ना अपना स्कोर उसमें ग्रीन करवा दो। फिर क्या हुआ कि जब मैंने उस दुबई वाले बंदे से कनेक्ट किया और नवीद मायो से कनेक्ट किया ना, तो मुझे आइडिया हुआ कि एसईओ इज अ सेपरेट थिंग। और ऑफ कोर्स मैं दुबई वाले बंदे की क्लासेस भी ले रही थी, तो वो इस क्लास में सिर्फ ये नहीं पता था कि अफिलिएट कंटेंट क्या है। वो लोग पूरी पूरी अफिलिएट साइट्स बनाकर सेल कर रहे थे एंड दे वर अर्निंग करोर्स एक्चुअली। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये एक बहुत ही ज्यादा थ्राइविंग फील्ड है जिसमें मैं स्टेप इन नहीं, मैं खुद भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स वो जिस बंदे ने मुझे हायर किया था वो मुझे क्लासेस भी दिलवा रहा था, उसकी पूरी साइड क्लास मैं ही संभाल रही थी, लाइक पूरा कंटेंट वगैरह एसईओ वगैरह सारी उसको वही क्योंकि हमें टीचर इंस्ट्रक्शन देता था कि आपने कीवर्ड किस तरह ऐड करना है, आपने इंटरनल लिंक किस तरह लगाना है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तब मुझे आइडिया हुआ था कि ये कितना, और इसका अगर मैं 0.5 0.8 उस टाइम ले रही हूँ, तो मैं अभी भी बहुत कम लिखकर मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रही हूँ कंपैरेटिवली वो पर्सन जो कि 9 to 5 जॉब कर रहा है, अपने 8 घंटे दे रहा है, पार्ट टाइम में उसे ज्यादा अर्न कर रही हूँ। और मुझे आइडिया हुआ कि ये बहुत ज्यादा हाई अर्निंग फील्ड है, इवन अगर मैं लो रेट्स पर भी काम कर रही हूँ उस टाइम पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। फिर क्या हुआ कि फिर ऑफ कोर्स अब अगर मैं अपना करंट बताऊं तो कोर्सर या यूडेमी इज द बेस्ट थिंग, यूट्यूब इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल स्टफ, और इसमें यूडेम और जो आपकी सास स्ट्रेटजीज होती हैं वो काफी एडवांस स्ट्रेटेजी होती है, लाइक सेल्स फनल, कंटेंट स्ट्रेटेजी होगी, ये वाली चीजें होती हैं जो कि कॉमन नहीं होती। तो ये आपको लाइक इसमें थोड़े बहुत आप कोर्सेज वगैरह सीख लो तो बहुत अच्छा है। लेकिन वही यूडेमी, कोर्सेरा एंड जो है ना बाकी ये यूट्यूब बेस्ट है। तो अफसा, क्या आप कुछ चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर चैनल या कुछ इंडस्ट्री मेंटोर्स जिनको आप चाहेंगे क्या लोगों को कि आप कहें कि वो उन्हें फॉलो की करें या फिर उनसे इंसाइट्स लें, उनकी वीडियोस देखें, या समहाउ पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा जहाँ से आपको लगता है कि यार वाकई ये अदारा एक अच्छा कोर्स करवाता है और यहाँ से लोगों को पढ़ना चाहिए? जी अफसा। मैंने अभी तक ऑनेस्टली जो पेड कोर्सेज लिए थे वो मेरे अच्छे नहीं गए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिए थे और मुझे था कि लोगों से सिर्फ पैसा छीना जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मैं जो है पर्सनल मेंटोर्स हायर करती हूँ। अगर मुझे लगता है यार इस बंदे में टैलेंट है, मैं उसको रीच आउट करूंगी, मैं बोलूंगी अपनी मास्टर क्लास दो और अपनी सारी नॉलेज मेरे अंदर ट्रांसफर करो, और ये स्किल मेरे लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन अभी अगर मैं कोई बहुत प्रॉपर मेंटोर का कहूंगी तो मैं मुझे सर शहजाद, द लैपटॉप लिविंग के जो एडमिन है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्टोरी काफी रियल है, क्योंकि वो जो टिप्स वगैरह बताते हैं वो काफी ऑथेंटिक होती हैं, और जो चैलेंजेस स्ट्रगल्स बता रहे हैं वो भी काफी ऑथेंटिक होते हैं। तो उसका कोर्स परचेज करने का मैं सोच रही हूँ। और मुझे बाकी उनको फॉलो करती हूँ मैं, लाइक उनकी इनसाइट्स वगैरह, उनकी वीडियोस वगैरह है, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो है मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज अब फ्री है, मतलब हमें कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है। जस्ट सिट ऑन यूडेमी, सिट ऑन कोर्सेरा, सर्च फॉर द SEO content writing course, technical writing course, SaaS content writing course, everything is just there. हर कोई, चैट जीपीटी इज द बेस्ट मेंटोर, अगर आपको कुछ लर्न करना है ना, आप चैट जीपीटी पर जाएं, उनसे कहें कि मुझे चैट जीपीटी ये कोर्स करवाओ, हाउ टू स्टार्ट, वो आपको अंदर अंदर उसमें डालता जाएगा। एंड आप उसको बोलो 30 days कोर्स की ना मेरी आउटलाइन बना दो, वो आउटलाइन भी बनाएगा, और इवेंचुअली आप उसको बताओगे मुझे ये चीज सिखाओ, मुझे वो चीज सिखाओ, वो आपको हर एक चीज सिखाएगा। तो मेरे ख्याल से कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हफ्सा, कमिंग बैक टू जर्नी, कि लाइक जब आपने अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर में चीज़ें मेंटोर से मतलब या मल्टीपल लोगों से इंसाइट्स गेट की और अपनी जर्नी स्टार्ट किया, तो आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन की, लाइक अपवर्क है, दूसरा फेसबुक है, ऑन द अदर एंड और भी होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक विच प्लेटफॉर्म हैज पोटेंशियल टू गिव यू क्लाइंट, लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, अपवर्क? कहाँ पे आपको लगता है कि यार नूबी को करंटली फेस के अंदर, नॉट दैट अभी तो अपवर्क, क्योंकि हर मार्केट में कंपटीशन है, सो हाउ यू कैन दैट
कि लाइक अब कौन सी लाइक इंडस्ट्री को जो है फ्रीलांसर को करना चाहिए कि यार उसमें लिंक्डइन ज्वाइन कर ले, अपवर्क ज्वाइन कर ले, कहाँ पे राइटिंग का ज्यादा पोटेंशियल है? जी अफसा। मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखिए फेसबुक पे जो भी मुझे क्लाइंट मिले, लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल आउटलुक है जिसमें क्लाइंट्स आपके पास भी आते हैं, क्योंकि वहां पर वो ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा होता है। पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद द राइट पीपल। आप उसमें जितना पोर्टफोलियो ऐड करते जाओ, वो आपके इंडीड पे भी चल जाएगा, वो आपके भाई उस पे भी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आप लिंक्स डाल दो, मतलब जितने भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रो ब्लॉगर वगैरह, हर जगह आप लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहे हो। आपका इवन फेसबुक से भी क्लाइंट ढूंढ रहे हो, आप उसको लिंक्डइन पर लेकर आओ, यार देखो मेरा लिंक्डइन में हर चीज आपको मिलेगी, हमारे लाइक पोर्टफोलियो है, हमारा हमारा प्रोफेशनल जो नॉलेज है हम वो शेयर करते हैं। तो दैट्स समथिंग रियली आउटक्लास प्लेटफॉर्म। और मैंने लेकिन लिंक्डइन 2023 के जुलाई से स्टार्ट किया था, मेरे पास प्रॉपर लीड्स आना शुरू हुई है 2024 के मार्च से। और अभी भी मैं लिंक्डइन पे बहुत फोकस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं इसमें बहुत कंटेंट वगैरह शेयर करूंगी, एंड आई एम थिंकिंग टू लॉन्च माय मास्टर क्लास सून एज वेल। अच्छा अफसर, यहाँ पे एक कहता है कि यार न्यूबीज जब कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं वहां पे आता है पोर्टफोलियो का मसला। बीइंग अ राइटर, आप एक न्यूबी को कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके? देखिए पोर्टफोलियो क्रिएट करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए न्यू बीज के अंदर सबसे बड़ी एक बहुत जो शॉर्ट कमिंग है ना, वो ये है कि उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस। नो, ओवरनाइट सक्सेस इज अ स्कैम गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने एक साल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रही थी, देयर वर डेज आई हैड नो वर्क, और अभी भी हमारे फ्रीलांस मार्केट इज वेरी वेरी सैचुरेटेड, हमें आए दिन बिडिंग्स करना पड़ती है। हाँ, नो डाउट वी आर अर्निंग गुड एज वेल। अब मैं वो 30,000 नहीं कमा रही, आई हैव जम्प टू 6 फिगर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन जी जी जी। और बाकी मैं पोर्टफोलियो का कहूंगी, देखिए पोर्टफोलियो के लिए बहुत सिंपल ट्रिक मैं इस क्लास में, इस सेशन में शेयर करूंगी। पोर्टफोलियो आप भले आप चले, एक काम करें, आप नीचे सर्च करें व्हाट आर द टॉप 5 नीचेस ऑफ 2020 2025। ठीक है, एक पैट नीचे आ गई आपके पास, एक आ गया हेल्थ केयर नीचे आ गई, एक आपके पास नीचे आ गई समझे ऑटोमोबाइल के नीचे आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तीनों नीचे को ले लिया। अब आपने क्या करना है, उसमें से कोई भी टॉपिक अपना ब्रेनस्टॉर्म करके ना, या चले आपको अगर ब्रेनस्टॉर्म नहीं आ रहा, आप चैट जीपीटी को बोल दे यार मुझे वो टॉपिक बताओ जिसपे मुझे लिखना चाहिए। चैट जीपीटी आपको टॉपिक बता देगा, लेकिन आपने चैट जीपीटी पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना। देखिए मैं चैट जीपीटी से पहले की राइटर बनी थी, मेरे पास चैट जीपीटी सिर्फ एक असिस्टेंट है। जो न्यू राइटर्स हैं वो चैट जीपीटी को खुदा मान के बैठ गए। नो, इट्स नॉट, क्योंकि चैट जीपीटी कभी भी प्रीमियम या बंद हो सकता है। तो आपको इस तरह रहना है कि यार मैं चैट जीपीटी के बगैर भी सरवाइव कर सकूं। खैर, आपने क्या करना है, वो आपने टॉपिक उठा लिया, आपने गूगल में डाला, गूगल में आपके पास शुरू में आ गए भाई बहुत सारे लिंक्स आ गए, आपने उस टॉपिक में अच्छे से रिसर्च की, और फिर आपने लिखना शुरू किया। द पॉइंट इज यू नीड टू टेक एक्शन। हम लोग सिर्फ अपने दिमाग में स्टोरीज बना लेते हैं, शेख चिल्ली से उसके अंडे और मुर्गियों ने दे दिया और उसको रिश्ता मिल गया। तो नो, दिस इज नॉट द राइट वे। यू नीड टू बी रियलिस्टिक। व्हाई वोंट समवन हायर यू, जस्ट लाइक आपसे कोई मोहब्बत कौन करेगा, ये वाली चीज। जी हफ्सा, अब लाइक फ्रीलांसिंग पे जब आप लोगों ने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया आगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, देन हफ्सा बीइंग अ राइटर, आपको अपनी जो कंटेंट की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं तो एक एसईओ वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि लाइक मैंने अपने आप की रिप्रेजेंटेशन किस तरह करनी। सो ऑन द अदर हैंड, आप जब ने लिंक्डइन आपने स्टार्ट किया तो आप किस तरह लिंक्डइन को ले की गए बीइंग अ राइटर? जी हफ्सा। देखिए सबसे पहले तो वही बात आता है, हम लोग देखते हैं कि हाँ जो बेस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब बेस्ट लोग पे हम लोग एकदम तो नहीं पहुंच सकते, उससे थोड़े से नीचे वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स दूसरी प्रोफाइल्स वगैरह की, फिर मुझे आइडिया कि लोग एक चीज बहुत कॉमन कर रहे हैं। वही बात है, इन्फॉर्मेशन है भैया आपके पास, जहन है, तो आप उसको दिल में ना रखो, तो आप उसको लोगों को बताओ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप मास्टर इस स्किल के चैंपियन हो, आपको ये बताना है। तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने अपनी जो है रियलिस्टिक बातें करना शुरू। मैंने भाई जो है उसमें अपने मसाइल जो राइटर्स फेस करते हैं मैंने वो शेयर किए। मैंने सॉरी हफ्सा, मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। गाइस मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली बताइएगा यार चैट बॉक्स के अंदर। ये नहीं हाँ कि तो यार सीजन राइटर बन गए, दैट्स हाउ इट्स वर्क्स। सॉरी हफ्सा, आपकी आवाज़ कट गई है अगेन। आई डोंट नो, अब सही है। जी अब ठीक है। तो हफ्सा, हम लोग ये मैं ये कहना चाह रहा था नेटवर्किंग और ईच एंड एवरीथिंग। सो हफ्सा, जब आपने अपनी राइटिंग जर्नी के अंदर
आप जब किसी से कोई प्रोजेक्ट लेती हैं या क्लाइंट कम्युनिकेशन, सो आप उससे बीइंग अ राइटर कैसे डील करती कि लाइक ठीक है यार, दोस्तों अगर मैं सपोज करें प्राइसिंग पर वर्ड चार्ज करेंगी या नंबर ऑफ आर्टिकल्स के हिसाब से जाएंगी, किस तरह आप उसे यूटिलाइज करती हैं? देखिए, अब ये एक टिप मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पीस को देना चाहूंगी। पहली बात तो ये, मैं दो बातें इस पे करना चाहूंगी। एक थोड़ी सी आउट आपके सवाल से थोड़ी अलग है, और एक जो आपकी जो है राइटिंग से आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहले वाली जो बात है ना, वो ये है कि न्यूबीज को बहुत फिक्र होती है, यार मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, यार मेरे साथ स्कैम हो जाए। सपोज करें यार आपके साथ स्कैम हो भी गया, तो मुझे बताएं क्या, चलो ठीक है यार, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिल गया, आपका पोर्टफोलियो बन गया, आपने रिसर्च करके एक चीज प्रैक्टिकल करके देख ली जो आप दूसरे राइटर्स को दिखा, क्लाइंट्स को दिखा सकते हो। तो मैं भी बहुत ज्यादा स्कैम से गुजर चुकी हूँ। इवन मैं इस तरह के स्कैम से भी गुजर चुकी हूँ कि यार एक क्लाइंट वो लगातार पे करता जा रहा है और एकदम उसने पेमेंट करना बंद कर दी। एक कंपनी जो देती जा रही है भाई, उसने पेमेंट करना बंद कर दी। तो हम हमें नहीं पता होता यार, ये बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस में बहुत सारे लोग एथिकल नहीं होते और बहुत लोग बहुत एथिकल होते हैं। तो एज अ बिजनेस माइंड, आपका माइंड जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जो कमजोर दिल के लोगों के लिए बिजनेस नहीं होता। सेकेंडली, आपकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करती हूँ। देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स हैं। मेरी दोस्त आई कुछ दिन पहले, यार मुझे कह रही है अफसा, मुझे ना $600 का जो है ना प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, और ये बंदी थी ऑफ कोर्स एक अमेरिकन नीडर की पिक्चर है, और मुझे ये यहाँ से मिली है, और इसने मुझे ना काम असाइन कर दिया है। मैंने कहा यार ये बात, मुझे एक बात बताओ, इसने तुमने इसको ये बताया तुम बिगनर हो? कहती है हाँ। मैंने कहा इसने तुमसे कोई काम से रिलेटेड सवाल किए ज्यादा कि तुम्हें एसईओ की क्या नॉलेज है, मेरा काम कैसे करोगी, मेरा ये वो? कह रही नहीं यार, उसने तो मुझे काम असाइन कर दिया। मैंने कहा पहली बार, इस दुनिया में कोई भी आपसे वही प्यार करेगा तो आप पर वो इतना रहमदिल क्यों होगा कि आपको $600 आती पकड़ा दे? यार तुम न्यू भी हो, अपना घर चलाओ, तुम्हारे अंदर लर्निंग का बहुत स्किल है, तुम फ्रीलांसिंग चलाना चाह रहे हो। अरे भाई, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग चलाना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग को अंग्रेज इतने अमीर नजर आते हैं ना, तो अंग्रेज से ज्यादा सख्त कोई नहीं होता। वो एक एक डॉलर, एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं वो लोग। ऐसे ही है। समझे इस बात को? तो जब क्लाइंट कम्युनिकेशन में स्टार्ट करती हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पास भी इस तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले मेरा ये होता है कि of course, जो है ना, क्लाइंट की चीजें वेरीफाई करो। मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप में 4-5 दिनों पहले, शेख मोहम्मद नाम है भाई उसका। मैंने कहा काइंडली, अब जाहिर सी बात है बिडिंग्स वगैरह तो बहुत करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हमें 1 साल बाद, 6 महीने बाद जवाब देते हैं। मैंने कहा काइंडली शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो जब उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल में देखी, यार मुझे पता है कि यार ये काफी बंदा ऑथेंटिक है, पोर्टफोलियो डला हुआ है, सर्विसेज है, वाकई भाई सीईओ ही है। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने क्लाइंट को ये देखना है कि वो कितना ऑथेंटिक है। ठीक है, जो अच्छा वाला क्लाइंट होगा वो फॉरेन से आपको पे नहीं करेगा, और हाँ, नो डाउट स्कैमर्स भी पे नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आपसे काम के रिलेटेड कितने सवाल करे। क्योंकि एक बंदा जो होता है ना, जो अपनी जेब से पैसे निकाल रहा होता है, उसको होता है यार मुझे तो छोट कम से कम पैसे में बेस्ट काम चाहिए। वो से पूछेगा यार अच्छा, एसईओ कितना पता है, कौन से कंटेंट रेडी स्ट्रेटेजी यूज करेगी, कितना एक्सपीरियंस है, कुछ पोर्टफोलियो तो दिखाओ, ईमेल एड्रेस, तो कितने बजे काम मिलेगा। ये आपने क्या करना है, एक तो कन्वर्सेशन से ऑथेंटिसिटी का आइडिया लग जाता है। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई कंपनीज आती हैं, आप उनको बोले मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजो, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देंगे। अगर आपके पास कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप उनका लिंक्डइन चेक करें। अगर 1 या 2 रुपी पर वर्ड की बात है, तो थोड़ा बहुत मैं कहूंगी कि थोड़ा बहुत लाइक आप उनकी उससे आइडियाज लगाएं कि आपको कंटेंट क्यों चाहिए। आप भी थोड़े बहुत सवाल करें कि कंटेंट का पर्पस क्या है, तो आपको ना उससे आइडिया हो जाएगा कि और किस पर्पस के लिए वो बंदा कंटेंट मांग रहा है। ऐसा नहीं बस बेल इस पर मुझे ये लिखवाना है, वो लिखवाना है। सही है, तो इस तरीके से मैं क्लाइंट कम्युनिकेट करती हूँ। स्टार्ट लाइक प्रोसेस इस तरह करती हूँ। ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस मेरा ये होता है। फिर हम क्लाइंट की लाइक एक परवर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, क्लाइंट का मेरा ये भी सीन होता है कि अगर क्लाइंट के पास बहुत ज्यादा काम है, वो बोलेगा यार मुझे पूरी वेबसाइट बनवानी है, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उस पर हम उनको निगोशिएट भी कर लेंगे। क्योंकि देखिए, बिजनेस हमारा इस तरह है कि हम हर वक्त ही महंगा चार्ज नहीं कर सकते। नो, इन्फ्लेशन इज गोइंग क्रेज। आपको कुछ क्लाइंट्स वो रखने हैं जो कम आपको पैसे दे रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा काम दे रहे हो, और आपका सर दर्द कम खा रहे हो। और कुछ आप क्लाइंट्स वो रखने हैं जो आपके प्रीमियम क्लाइंट्स हो, जो बहुत अच्छा पे कर रहे हो लेकिन भले उनका सर दर्द थोड़ा ज्यादा हो। तो मिक्स ऑफ इट रखें, ताकि आपके रेनी डेज में भी कुछ क्लाइंट्स बचे, आपके लॉन्ग टर्म पर ज्यादा फोकस करें, और जी जो है फिर इसमें करें। जी हफ्सा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक जब आप कम्युनिकेशन में प्राइसिंग, क्योंकि बीइंग अ न्यूबी हम लोग नहीं चाहते कि आप देखें अब आपकी सिक्स सपोज करें आप ₹5 या ₹6 या ₹10 पर वर्ड चार्ज कर रहे हो, तो बीइंग अ न्यूबी कोई बंदा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो न्यूबी को अपनी जो प्राइसिंग है वो किस तरह लेके जानी चाहिए? जी। देखिए, न्यूबी की प्राइसेस में यही कहूंगी कि न्यूबी की प्राइसेस होती हैं, आपने 3-4 अपना वर्क पोर्टफोलियो बनाकर रख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने मिनिमम चार्जेस रखना है 0.5, 0.6। अब आपको जिस तरह पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा ना, 3-4 क्लाइंट से आपने जो कर लिया ना काम, आपका काम सक्सेसफुल हो गया,
तो फिर आपने 1 रुपी पर वर्ड पे जंप कर लेना। और फिर 5-6 महीनों बाद फिर आप 2 रुपीज, और फिर जितने आप अपने पर वर्ड बताते बनाते जाओ, जितना आपको लगे कि आप काम क्वालिटी का काम भेज रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से, क्योंकि न्यूबी को लीस्ट चार्ज ही करना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा लाइक, क्योंकि क्लाइंट्स न्यूबी को मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, उनके पास पैसा होता है तो चाह सकते हो किसी एक्सपीरियंस को हायर करेंगे, न्यूबी को क्यों काम देंगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि उस वक्त न्यूबी थोड़ा बहुत नेगोशिएट करे पैसों में। तो हफ्सा लाइक जब आपने अपने प्रोजेक्ट्स किए अपवर के ऊपर आए, सो अपवर्क, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं अगर फाइवर स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं लिंक्डइन स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं अपना अपवर्क स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको कहीं से मेंटोरशिप तो चाहिए कि लाइक अपवर्क को किस तरह लेके जाना है, किस तरह। सो आप कुछ टिप्स देना चाहें अगर कोई राइटर या कोई न्यूबी अपवर्क अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको यही बोलूंगी कि जो भी उसका, क्योंकि देखिए अब वक्त ना बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है। मैंने आपको बहुत स्ट्रेट टिप दी। मैंने क्या किया, मैंने अपने फेसबुक के क्लाइंट्स को डिस्काउंट देकर, या उनको ये कहकर कि आप मेरा अपवर्क पे मुझे काम दें, कहीं ना कहीं कुछ क्लाइंट्स को मैंने डिस्काउंट भी दिया था कि अगर आप अपवर्क पे देंगे तो आप, क्योंकि ऑफकोर्स की कॉस्ट लग रही होती है अपवर्क हम्म। आने पर ना। तो मैंने उनको उस चीज का डिस्काउंट दे दिया था ताकि वो अपवर्क पे आएं, और एक दो बार आप वेरीफाई हो जाए। जब आप वेरीफाई आपका अकाउंट हो जाता है ना, फिर आपके लिए फिर थोड़ी इजी चीजें हो जाती हैं। न्यूबी के लिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप प्रपोजल भेज रहे हो, आप न्यूबी, ये काम मेरे लिए एज अ न्यूबी भी काम करी थी, क्योंकि उससे पहले मेरी कुछ जॉब्स का मुझे रिस्पॉन्ड भी आया था, लेकिन मुझे इतना चलाना नहीं आता था। उसमें क्या करना होता है कि आपके क्लाइंट ने जो जो प्रॉब्लम शेयर की हुई है ना, आपने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ये नहीं भाई, अभी एक प्रपोजल भेज दिया आपने, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, एसईओ कंटेंट का एक्सपीरियंस है भाई, मुझे हायर करो। तो आपका वो बंदा आपको कह रहा है कि यार मुझे जो है पैट नीच का कंटेंट चाहिए, और मेरी जो है ना लाइक पैट नीच का कंटेंट चाहिए, और मुझे उसके लिए ईमेल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल करवानी है। और आप उसको एसईओ कंटेंट राइटिंग का वो भेज रहे हो, एक ही जो आप हर किसी को प्रपोजल भेजे जा रहे हो, सो दैट ट्रिक इज नॉट गोना वर्क। आपने क्या करना है यार, मेरे क्लाइंट ने क्या मांगा है, पहले आप जॉब को अच्छे से पढ़ेंगे। उसने मांगा है कि मुझे जो है क्राइम नीच का कंटेंट चाहिए, और उसको जो है ये चाहिए कि क्राइम का कंटेंट चाहिए, और साथ में एसईओ कंटेंट चाहिए। फिर आपको बताओगे कि एसईओ में आप किस तरह आते हो, कि आप कीवर्ड वगैरह कितना रिसर्च करते हो, और फिर आप क्राइम में किस अब तरह सबकी निपटते हो। जैसे आपने आवाज क्राइम कम हो पर्सन रही को, है, लाइक अपना माइक। आई डोंट नो क्या इशू है, मैंने माइक पकड़ा हुआ है। अब सही है। हाँ, अब ठीक है। तो और क्राइम की कौन कौन सी बुक पढ़ी है, किस तरह से आप क्राइम नीड पे एक्सेल कर सकते हो, इस तरह आप टू द पॉइंट बातेंगे ना, देयर इज अ लॉट चांसेस कि वापस से पहले आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो हफ्सा के लाइक जब आपको कोई क्लाइंट, अब आते थोड़ा राइटिंग स्किल सेट की तरफ, जब क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन करता है या प्रोजेक्ट देता है, तो आप अपने क्लाइंट के जो टॉपिक है उसको किस तरह लेके उसको किस तरह यूटिलाइज करते हो। लाइक जिस तरह हम लोग डिमांड करते हैं कि यार आप हमें प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स दें, हमें ये बताएं कि आप लोगों का पर्पस क्या है, लाइक आप लोग क्या एक्चुअली में करना चाह रहे हो, कौन सी कन्वर्जन लीड साइन करना चाह रहे हो, सेल्स लेके आना चाह रहे हो, व्हाट्स द पर्पस, बस द फनल ऑफ द कंटेंट। सो इन केस ऑफ योर्स कि आप किस तरह क्लाइंट को डील करते हो या क्लाइंट से क्या डिमांड करते हो, और सेकेंडली जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो किस तरह ब्लॉग को स्टार्ट करते हो। जी। लेकिन सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं सिर्फ ब्लॉग राइटर नहीं हूँ, मेरे पास यूज केसेस, ईमेल मार्केटिंग, पता नहीं कितना मैं कंटेंट लिख चुकी हूँ, मैसेजेस, पर्सनलाइज, ये वो सब ऑलमोस्ट, मतलब काफी कुछ काम किया है मैंने, सिर्फ ब्लॉग्स के वाले से नहीं। जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है ना, पहले जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है, वो तो ऑफ कोर्स पहले मुझे बताता है कि यार मुझे जो है ना, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉग ही कह देती हूँ, ब्लॉग लिखवाना है उसने, ये क्योंकि ये मोस्टली ऑडियंस को समझ आएगा। मैं उसको कहती हूँ कि ब्लॉग आप किस पर्पज से लिखवा रहे हो। पहले आपका पर्पस क्या है, लीड कन्वर्ट करना, कि आपके बिजनेस में लीड्स है। सेकंड, आपका पर्पस है गूगल से रैंकिंग हासिल करना, तो आपका ये पर्पस कौन सा है, आपका टारगेटेड रीजन कौन सा है। जाहिर सी बात है, आपको रीजन पता होगा तभी तो आप उस रीजन में जाकर छानबीन कर सकोगे कि यार उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और फिर हमें क्या करना चाहिए। फिर हम उस कॉम्पिटिटर एनालिसिस में कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करते हैं। फिर हम उसको हम क्लाइंट को बताते हैं कि यार आपका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, तो आपने क्या करना है उस हिसाब से। हमें फॉर एग्जाम्पल अगर जो है, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कर देती हूँ, एक ब्लॉग है, हमने वो लिखा हुआ है, उसके उसके कॉम्पिटिटर ने बहुत अच्छी इंटरनल और इंटरनल लिंकिंग की हुई है, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट को इस बात पे एजुकेट करूंगी कि यार मुझे जो है ना इंटरनल लिंकिंग करनी है, हम ब्लॉग स्टडी जो बनाते हैं ना वो इस तरह बनाते हैं कि हम इतने ब्लॉग्स लिखेंगे और फिर इसको इस तरह इंटरलिंक कर लेंगे। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है, और फिर जो ऑफ कोर्स इसी तरह हम रिसर्च करती हूँ और राइटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। लाइक हफ्सा जब आप रिसर्च करते हो तो हाउ डू यू फाइंड द एंगल्स ऑफ द कंटेंट, लाइक अगर एक बंदा आपको टॉपिक दे दो उसके मल्टीपल एंगल्स भी हो सकती है ना, तो आप किस तरह देखते हो कि यार ये चीज, अगर एक टॉपिक है उसको कहाँ कहाँ से फाइंड करती हो अपने, लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हो तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द कंटेंट। जी हफ्सा।
मुझे ये होता है कि कोर्स अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई कीवर्ड या कोई साइन कर लिया, जब मैं अपने क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ कि भाई ऑडियंस पता लग गई, भाई पर्पस पता लग गया, तो अब क्या हुआ जब उसे रीजन यूएसए बता दिया, भाई गूगल पे इनकॉग्निटो मोड में गए, आपने यूएसए रीजन कर लिया, आप क्या किया, उस कीवर्ड को डाला गूगल पर, आपने देखा कि जो है उसमें फॉर एग्जाम्पल अब उसकी आपने इंटेंट देखी, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे कीवर्ड दिया, ठीक है, अब उसी कीवर्ड पे कमर्शियल कंटेंट भी आ रहा है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी आ रहा है, मेरे क्लाइंट का क्या मकसद है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट का, तो मैं सिर्फ उन वेबसाइट्स पे फोकस करूंगी जो कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही सेल करे, कमर्शियल वालों पर फिर हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात है कि आप लोग जो है मेरे ख्याल से यही यही ट्रिक मेरे लिए बेस्ट यूज करती है, और बाकी हाँ यूट्यूब्स वगैरह को सर्च करना, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत इन डेप्थ पर जाना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ही बस ऑथेंटिक ही सबसे ज्यादा बन जाना है मुझे, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट ने मुझे ये कहा था कि अगर आपको अपना कंटेंट नेक्स्ट लेवल करना है ना, तो आपने उसमें कोई बोनस या टिप इस तरह ऐड करनी है जो कि बस जिसमें पता लग जाए कि यार ये जो है ना, ये चीज गूगल के दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं मिलनी। हम लोग क्या करते हैं, भाई गूगल के 5 कॉम्पिटिटर मिला, यही रिफ्रेश का गेम खेला और कंटेंट ठटाठक रेडी। नो, you need to sound authentic, you need to come up with something cool stuff. अच्छा अफसर, जब आप किसी को आर्टिकल सपोज करें, मैं अपने आप को पिच किया कि यार मुझे ये आर्टिकल लिख के दो, आपने कहा ठीक है आर्टिकल, सो आप वहाँ पे उन्हें क्या एक प्री डिफाइन करते हो कि आपका आर्टिकल श्योरली गोना रैंक ऑन फर्स्ट ऑफ द पेज ऑफ द गूगल, या फिर आप कहते हो कि यार दैट्स इट, ये मेरा आर्टिकल है, हर चीज रैप आउट खत्म? आप किस वे से नहीं लेके देखिए, जाते हो अपनी अब देखिए मेरे प्रोजेक्ट पास को? बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहेंगे कि भाई मैंने आपको काम दिया है, अब ये मुझे तो गारंटी चाहिए रैंक करने की। देखिए आप इस चीज को समझे कि आप किसी की रैंकिंग की गारंटी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि रैंकिंग के लिए सिर्फ कंटेंट मैटर नहीं करता, उसके लिए आपकी वेबसाइट की 10 और चीजें जो मैटर करती हैं, ठीक है। और कंटेंट में एक कंटेंट लिखने से अगर बहुत ही लकी पर्सन होंगे तो आपका रैंक कर जाएगा, वरना नहीं करेगा। तो इस चीज की कोई कमिटमेंट मैं नहीं करती। हाँ, एज फार एज रिगार्डिंग कमिटमेंट ऑफ द क्वालिटी, मैं हफ्सा कहती सॉरी, आपकी आवाज फिर थोड़ी लो हूँ हो आई गई डोंट नो काइंडली। क्या अब ठीक रीजन है, है अब ठीक है, इसका। अब ठीक है, अब ठीक है, तो नो मैं प्रॉब्लम। उसको ये कहती हूँ कि भाई क्वालिटी जो है उसकी हम 100% कमिटमेंट करेंगे, आप मेरे कंटेंट को पढ़ेंगे ही तो आपको उसको देख कर ही पता लग जाएगा कि उसमें कितनी मेहनत लगी हुई है, क्यों, क्योंकि उसमें एक एक चीज का लिंक डाला हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ से स्टडी की हुई है, आपकी जो क्यूरी है हम उसका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने ब्लॉग में, हम ब्लॉग के थ्रू आपको एजुकेट इतने नेक्स्ट लेवल के थ्रू कर रहे हैं कि आपको पता लग जाएगा कंटेंट बहुत क्वालिटी का है। बाकी रैंकिंग की हम गूगल को नहीं जानते, ऑनेस्टली गूगल इज वेरी ट्रिकी। अच्छा तो जब आप आर्टिकल लिखती हो तो समहाउ क्लाइंट, अब आपने तो आर्टिकल लिख दिया, लेकिन अगर हम मल्टीपल टूल्स यूटिलाइज करें तो वो क्या करेंगे आपके, ऑल्दो आपने ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखा है लेकिन वो पिक करेंगे कि एज अ एआई, सो एट दैट काइंड ऑफ केस आप फिर किस तरह टैकल करते हो अपने क्लाइंट्स और कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट, अपने जो राइटिंग स्टाइल है उसको? देखिए इस चीज पे ना बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको बस मकसद चाहिए होता है कि वो राइटर्स को बोले नहीं आपने तो हमारे साथ चीटिंग ही की है, चीटिंग ही की है। देखिए इस बात को समझें, टेक्नोलॉजी को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। आपने कॉमन एक होता था, हम मैनुअल राइटिंग करते थे, फिर हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, हम रेजिस्ट नहीं कर सके, एआई आया है, आप उसको अडॉप्ट करो, वो एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। एआई पे रिलाय करना बुरी चीज है, लेकिन आपका दिमाग, अपना पर्स अपना दिमाग यूज करना चाहिए। तो क्लाइंट्स जब मुझसे ये कहते हैं तो पहली बात तो ये, जब वो मुझे कहते हैं ना एआई डिटेक्टर एआई 0% होना चाहिए, मैं कहती हूँ देखिए भाई, काम स्टार्ट करने से पहले ही हम ये बात कर सकते हैं कि आप कोई थर्ड क्लास टूल का, भले आप कोई प्रीमियम टूल भी यूज करें, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल एब्सर्ड टूल्स हैं। आप भले एक काम करें, अपनी पुरानी वेबसाइट का कोई कंटेंट उठाएं, या 4 लाइनें आप खुद से लिख लें, आप उसको किसी एआई डिटेक्टर में डालें, वो भी एआई शो करेगा, सही है। दूसरी ट्रिक, आपने क्या करना है, आपको मेरा कंटेंट एआई आ रहा है, इस एआई वाले कंटेंट में ना आप बीच में से ना, जैसे मैंने जीरो लिखा हुआ है ना, तो आप ZARO लिख दें। अब आपने जीरो की स्पेलिंग ZARO कर दी, टाइपो आ गया, वो इसको पूरा ह्यूमन शो करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि यार टाइपो तो सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है, एआई नहीं। तो मतलब इतने थर्ड क्लास डिटेक्टर्स है, तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आपको कंटेंट क्वालिटी पे एक तो फोकस करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एआई जब भी आप कंटेंट लिखें उसमें आप एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स इतने डालें कि आपको पता लग जाए एक एक रिसोर्स, एक एक जो कंटेंट है वो आपने कहाँ से उठाया हुआ है। तो ऑफ कोर्स एआई तो आपको लिंक्स नहीं दे रहा ना, आप खुद लिंक्स डाल रहे हो, आप वहां से वेरीफाई भी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये चीज फिर एक बोनस बन जाती है कि कंटेंट की ऑथेंटिसिटी स्टैंड आउट ही कर रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी डिटेक्टर्स बोले हैं। अच्छा सर, सपोज करें अगर आपको कुछ, ओबियसली माशाल्लाह आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो समहाउ कभी इस तरह तो हुआ होगा कि लाइक कोई इस तरह का टॉपिक, इस तरह की क्यूरी आपको मिल गई होगी जिसका इस इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, जिसके ऊपर आपने लिखना है, तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आप फिर किस तरह उस चीज को हैंडल करेंगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करेंगी? अगर खुद लिखेंगी तो हाउ यू कैन एलेबोरेट दैट थिंग इन योर वर्ड्स?
देखिए सास में अब यही होता है कि सास में जाहिर सी बात है इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मैं बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे, जो कि बड़े बड़े मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, उसकी तो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट क्या जीपीटी भी नहीं दे सकता। आपने क्या करना है, उस वक्त क्लाइंट को लेना है कॉल पे, या क्लाइंट को पहले ही कहना है कि आई एम गोना आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि वो आपसे परेशान होकर भाग ना जाए। ठीक है, या तो वो अपनी किसी इंटरनल रिसोर्स को आपसे मिलवा देगा, या वो खुद आपसे कॉल पे आएगा। एक पेन पेपर या नोट पैड या जो भी आपके सामने है, फ्रॉम द स्क्रैच आप उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लें, फ्रॉम द स्क्रैच उनसे इंफॉर्मेशन लें, टाइप करते जाएं, उसके रफ डॉक्यूमेंट्स बनाएं, उनसे इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई करवाएं, और देन उस पर लिखना काम करना शुरू करें। तो हफ्सा, बाकी आते हैं हम वापस जर्नी की तरफ। सो जब आपने लाइक, आप किस तरह, अगर आपको कोई, ऑब्वियसली जब 5 साल का आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, तो आपको लाइक जॉब की ऑफरिंग भी हुई होगी। सो डू यू थिंक के जॉब ओवर फ्रीलांस वर्क या फ्रीलांसिंग ओवर जॉब, व्हिच डू यू प्रेफर, अगर एक पर्सन या किसी न्यूबी को सजेस्ट करें? देखिए मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक बात करूंगी। हम जिस टाइम पे रह रहे हैं, या और सब पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ किसी चीज की गारंटी नहीं, इंटरनेट की गारंटी नहीं। इंटरनेट बंद हो गया, सब लोग भाई जॉब से हाथ धो के बैठ के। आपने क्या करना है, देखिए मुझे पता है ये काम मुश्किल है, लेकिन देखिए ये काम मुश्किल है, लेकिन इस काम में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी यूथ के लिए, खासतौर पे जो 21 से 30 उम्र की यूथ है। उसने क्या करना है, एक स्टेबल जॉब लेनी है जो कि इनका बहुत ज्यादा सर ना खराब करेगी। नहीं आपका जॉब आपका दिमाग चुस्त हो, नहीं। एक भाई आप जॉब ले लो जो आपको बस नॉर्मल इनकम दे रही हो, और आपका दिमाग ठंडा रख रही हो, और बाकी आपने जो सारा स्किल है, सारा फोकस है ना बिजनेस पे लगाना है। घर आए, काम करें, जॉब पे भी बैठ के भले पढ़ाई करें, वीकेंड पे भी पढ़ाई करें, बिजनेस पे मेजर फोकस रखें, क्योंकि बिजनेस आपका है। जॉब में आप जितना भी एक्सेल हो जाओ, यू कैन गेट फायर एट एनी टाइम, लेकिन जॉब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस इज अनसर्टेन। मैं 5 सालों बाद भी कह सकती हूँ यार आज मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, मतलब इस टाइम पर भी आपका लेवल आ जाता है, भैया प्रोफाइल डिलीट हो गई, क्लाइंट है प्रोजेक्ट कैंसिल कर लिया, कुछ भी हमें नहीं पता। हम एक बहुत अनसर्टेनिटी के दौर में रह रहे हैं, कोई भी कंपनी किसी टाइम भी शट डाउन हो सकती है। आप जॉब से फायर हो गए, आपके पास फ्रीलांस का काम, आपका फ्रीलांस काम बंद हो गया, आपके पास जॉब है। तो आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखनी है, इस चीज को आपने बहुत रियलिस्टिक वे में देखना है। इवन हिशाम सर्वर इज टॉकिंग अबाउट इट। कोई भी गुरु है, चाहे वो कितना भी बड़ा माचो मैन बन जाए, आप सिर्फ फ्रीलांस इनकम पे रिलाय नहीं कर सकते कंपेरेटिव टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान राइट नाउ। जी, थैंक यू सो मच हफ्सा। आपने मेरे आंसर किए जो भी क्यूरीज थी रिगार्डिंग न्यूबीज और बीइंग अ न्यूबी, जो मैं जानता हूँ कि यार अगर अपनी राइटिंग कैरियर स्टार्ट करना है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन सी चीज़ें जो मैं फेस करना चाह रहा हूँ, उनका मैं आंसर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग। तो कमिंग बैक टू द ऑडियंस, अभी हम लोग 15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का Q&A करते हैं। तो जिन के लोगों के क्वेश्चन है, सो हफ्सा श्योरली गोना ट्राई इट्स बेस्ट कि वो आपको आंसर करेंगी। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है, काइंडली वो अपने हैंड रेस करे, आज मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अफसा से, रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, रिगार्डिंग अपवर्क, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। जी, राशिद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम। साद भाई कैसे हैं आप? अहमद भाई कैसे हैं? ठीक है, आप ठीक खैरियत है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप कैसे? जी मैं ठीक हूँ। मेरा क्वेश्चन है सबसे कि देखें, थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इवेंट करते रहते हैं अहमद भाई। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एज ए कम्युनिटी, और जो आपने ग्रुप वगैरह बनाया है सबसे पहले। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कि इवेंट करते हैं, तो आप राइटर से कह नहीं सकते या इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ कोई अपना ऐसा राइट अप शेयर कर दें जो जिसको हम बाद में रिव्यू कर सकें, हमें हेल्प आउट कर सकता है। जी, हफ्सा, क्या आप अपना कोई राइटिंग प्रपोजल या सम काइंड ऑफ आर्टिकल्स आफ्टर द इवेंट और कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें, सो इट विल बी अ नाइस बिल्कुल, एपिसोड। आप विजिट माय लिंक्डइन, और वहां पर मेरे पब्लिश सैंपल्स लगे हुए हैं। प्राइबॉक्स वाले आर द बेस्ट वन, यू गाइस कैन चेक एंड एनालाइज एवरीथिंग। जी, ओके। अहमद भाई, मैं इधर ये हफ्सा की जो उन्होंने बात की एआई की, कि किस तरह एआई जो है वो डिटेक्टर्स सही नहीं बताते, मैं उनकी उनकी बात को सेकंड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद अभी फ्री चैट जीपीटी के से एक आर्टिकल क्लाइंट का लिखा है। उसने मुझे कहा था एआई वाला, और उसको मैंने राइट ह्यूमन एक डिटेक्शन डिटेक्शन और ह्यूमनाइजर टूल है, उस उसको यूज़ करते हुए मैंने जो है ना वो आर्टिकल को जो है ना ह्यूमन रिटर्न कर लिया है। तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है, ये टूल बिल्कुल भी सही नहीं है बताने में, एआई के बारे में बताने में ना, कि एआई की जी डिटेक्शन जी कैसी है। जी जी, थैंक यू सो मच राशिद फॉर क्लैरिफिकेशन, बारक अल्लाह, थैंक यू।
जी नेक्स्ट सादिया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि ओके हम कंटेंट लिखते हैं, लेकिन कहीं पे तो हमें चैट जीपीटी एआई की भी तो जरूरत पड़ती है। एंड इज ओके कि हम वो चीजें यूज करें कि बिल्कुल भी ना करें। भाई अहमद, हम आपसे भी मेरा सवाल है, बिकॉज आप भी ऐसे ही हो गए। आप राइटिंग के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो हफ्सा कैन आंसर इट बेटर in terms of SEO, each and everything that I can ask. जी हफ्सा, if you can ask this question. अस्सलाम वालेकुम सादिया। अच्छा, ये है कि ऑफ कोर्स एक चैट जीपीटी बहुत ही थ्राइविंग टेक्नोलॉजी है, तो इसको यूज करने में कोई बुराई नहीं। ये आज के ज़माने में स्टूडेंट्स के लिए एक सहूलत है। उस सहूलत हम्म। को छीनना एक बहुत ही गलत बात होगी, लेकिन स्टूडेंट्स को इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो इस पर रिलाई ना करके बैठ जाएं। मैं आपको हम्म। सजेस्ट करूंगी कि कभी कभी आप जब अपना आर्टिकल आर्टिकल लिखें तो आप 2-3 बार ट्राई करें कि आप जीपीटी को बिल्कुल ही हाथ ना लगाएं, और फिर आप उसमें देखें उस वक्त आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कि कहीं आप हम्म। जीपीटी पे बहुत ज्यादा रिलाय तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में जीपीटी बैन है, पाकिस्तानी कंपनीज की बात कर रही हूँ। और फिर वैसे आप जीपीटी भी यूज करें, मतलब उसको समझने और पढ़ने के लिए। यहाँ से एनोनिम्स वगैरह सर्च करेंगे तो फास्ट है, इस तरह। ओके ओके ओके। और अगर हमने आर्टिकल को रैंक करवाना हो, ओके, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च पे आते हैं, तो उसमें हमें कौन से रैंकिंग वाले जो होने कीवर्ड्स वो उठाने चाहिए, किस तरह के, जिससे हमारा कंटेंट रैंक करे। अच्छा हफ्सा, सबसे मैं इस चीज़ का आंसर करता हूँ, थैंक यू सो मच सादिका। अच्छा, थिंग इज दैट जब आपने किसी भी क्यूरी या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर रैंक करना है तो सबसे हम्म। पहले आप लोगों ने देखना है कि लाइक एक्चुअली में हमारा हमारा पर्पस क्या है, हम लोग कौन सी कन्वर्जन लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज। हम्म। सेकेंडली, उस पर्टिकुलर क्यूरी को गूगल के अंदर डालो, टॉप 10 के जो पेजेस आएंगे ना उनको एनालाइज करो, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो, हम्म। डायरेक्ट यूआरएल उठाया अपने कंपेटिटर का जिस हम्म। पे वो रैंक कर रहे हैं पर्टिकुलर क्यूरी के ऊपर, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। ठीक है, वहां से लो हैंगिंग हम्म। फ्रूट्स फाइंड किए कि वो कीवर्ड जिनके ऊपर हम्म। आप लोग रैंक कर सकते हो। ठीक है, पहली बात हुई। सेकेंडली, यहाँ पे जो हम्म। चीज मैटर करती है कीवर्ड के अंदर, योर करंट पोजीशन के लाइक एक्चुअली में आपकी वेबसाइट जो जिसको आप हम्म। रैंक करवाना चाह रहे हो उसकी हम्म। अथेंटिसिटी, साइटेशन, इंटरनेट के ऊपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कितना है। ठीक है, अगर वो न्यू हम्म। वेबसाइट है तो ऑब्वियसली वो गूगल के सैंडबॉक्स पीरियड के अंदर जाएगी, इट टेक्स टाइम टू रैंक दैट क्यूरी। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों ने वो पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने जो कंपेटिटर्स हैं उसके हम्म। एनालिसिस से फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड थिंग आप लोगों ने देखनी है, एक चीज मैटर करनी है, पेज रैंक। अब यहाँ पे ना एक कंसेप्ट हम्म। होता है क्वालिटी बैकलिंक्स और लो क्वालिटी। देखो, हम्म। लो क्वालिटी हम्म। बैकलिंक्स एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं ना लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर ओके। करूँ, लो क्वालिटी बैकलिंक्स कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग वाले बैठे हुए हैं। जो सबसे ज्यादा चीज ओके। मैटर करती है बैकलिंक्स के अंदर, वो उसकी रेलिवेंसी और अथॉरिटी मैटर करती है। लाइक अगर एक ओके। एक टेक की वेबसाइट है, ठीक है, उसकी मोस्टली लोग ना जो क्वालिटी ऑफ बैकलिंक उसको DA/DR से मेंशन करते हैं, वो हम्म। चीज मैटर करती है। लेकिन ऑन अदर आप देखना इंडस्ट्री की रेलिवेंसी, अगर एक टेक की वेबसाइट है उसको आप लोग फैशन की वेबसाइट के साथ रिलेट कर रहे हो ना, तो चाहे वो वो एक उसका कॉम्बो बनेगी नहीं। उसका 70-80 का DA/DR है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट को उतनी लिंक इक्विटी या उतनी जो है ना अथॉरिटी वो पास आउट नहीं करेगी। ऑन द अदर ओके। हैंड, अगर आप लोगों के पास वो 20 की है ना हम्म। DA वाली वेबसाइट, लेकिन वो रेलिवेंट है हम्म। इंडस्ट्री के, सो वो श्योरली गोना पास आउट इट्स ईच एंड एवरीथिंग। लाइक उस वो आप लोगों को प्रॉपर हम्म। रेलिवेंस देगी, प्रॉपर अथॉरिटी देगी। तो हम्म। ये चीज मैटर करती है। ठीक हम्म। है, नेक्स्ट जो आप लोगों की चीज मैटर करेगी वो ये होता है कि आप लोगों ने जो पर्टिकुलर वेबसाइट जिसके ऊपर आप क्यूरी को रैंक करना चाह रहे हो, तो आप लोग देखो कि यार वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट रैंक कर रही है उस पर एग्जैक्ट कीवर्ड्स के अंदर या एग्जैक्ट क्यूरी के अंदर, लाइक हम्म। उन्होंने उस पेज की जिसे कहते हैं अथॉरिटी स्कोर, ठीक है, आम टर्म्स के हम्म। अंदर, लाइक अगर वो पर्टिकुलर क्यूरी, क्योंकि कोई भी कीवर्ड है ना उसकी अगर आप लोगों ने देखनी हो ना कि यार उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो उसके आप लोग नंबर ऑफ बैकलिंक से अंदाजा लगा सकते हो कि यार हमें कितना टफ है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करना। कीवर्ड टूल्स जो है ना मल्टीपल, वो आप लोग एग्जैक्ट चीजें नहीं बता सकते। अगर आप लोग केडी को हमें मद्देनजर डिफरेंस रखोगे ना, को सैमरस के अंदर कंपैरिजन। केडी देखोगे ना, सैमरस के अंदर 30 देखोगे, केडी देखोगे वो और शो करेगा, HRF के अंदर और शो करेगा, मॉस बिल्कुल। के अंदर और शो करेगा। ये जस्ट एवरेज एक आप लेके लोगों चलना को पड़ता है। ये जस्ट आप लोगों को एक कंसेप्ट देते हैं कि एक्चुअली में वो चीज कितनी टफ है, हम्म। या आप लोग किस वे से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको परफॉर्म करके उस बिल्कुल। पर्टिकुलर थिंग के ऊपर रैंक कर सकते हो। सो अगर आप लोगों के ओके। पास एक प्रॉपर मेथड है, ईच एंड एवरीथिंग है, आप लोग देख सकते हो कि
फिर साथ ही सेकेंडली मैटर करता है आप लोगों की ना यूनिकनेस, वहां पे आप लोगों ने चीजें मैटर कर ली, लेकिन आप लोग यूजर को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस किस तरह का दे रहे हो। अगर वो भी चीजों को आप लोग बेहतर लेके जाओगे उस चीज के अंदर, सीटीएस इन टर्म्स ऑफ, जैसे सीआरओ कहते हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन अपने पेज की, अगर देखिए आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट डाल लें, अगर आप लोगों की यूजर एक्सपीरियंस की जर्नी अच्छी नहीं है तो आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो काफी ज्यादा ओके फैक्टर्स हैं, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उस पर्टिकुलर चीज को किस तरह टैकल करना है। जी साथिया। ओके। और मेरा एक और था जो हम कॉमनली सुनते आते हैं, जैसे मैं एक इमिग्रेशन कंपनी में काम कर रही हूँ, उस हम्म पे ऑलरेडी वर्क वीजा पे बहुत सारे कंटेंट लिखा हुआ है। तो हम्म मैं क्यों उसको लिखूं या यूनिक बनाऊं, ये हर मेरे क्लाइंट का भी क्वेश्चन होता है। आपने कहा ना, आप जिस कीवर्ड पे करना चाह रही हैं उसको करो, एंड देन उसके टॉप जो वेबसाइट आ रही है उनका कंटेंट देखो। तो उन टॉप का तभी आ रहे हैं जब उनका परफेक्ट है। तो हम ऐसा फिर वही लिखें जो आगे आ जाए, या फिर उनसे बेहतर हम कैसे कर ले, देखिए क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी बहुत बेसिकली अच्छा है। आपकी जो है ना इमिग्रेशन कंपनी वो चाहती कन्वर्जन। सो सबसे पहले आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लाइक आप लोगों की ना सर्विसेज कौन सी है, ठीक है, सबसे पहले उन्हें राइट डाउन करें। लेकिन अपना जो मेन सर्विसेज लैंड, अगर हम स्टार्टिंग में तो हमें अपनी स्टोरी नहीं वो करनी होती। मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए सुनिए। सबसे पहले आपने ना अगर एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से अपने हम्म लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं या उस पर्टिकुलर सर्विस जिसके ऊपर ऑलरेडी लोग काफी ज्यादा रैंक कर रहे हैं, तो आप लोगों ने हम्म क्या करना है, टॉपिकल क्लस्टरिंग करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, टॉपिकल मैप बनाने। हम्म लाइक हम्म, एक एसईओ है ना, एसईओ के ऊपर आप डायरेक्टली रैंक नहीं कर सकते। आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल। एसईओ के ऊपर अपना जो है ना मेन लैंडिंग पेज, उसको कॉपी राइटिंग फनल के अंदर ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि कोई भी हम्म यूजर या कहीं पे आप लिंक शेयर करें वो कन्वर्ट हो सके। लेकिन वहां पे बिल्कुल। आप लोग क्या करेंगे, एडिशनल फुटर के अंदर या सब मेन्यूज सर्विसेज के अंदर, डालेंगे। ऑन पेज ऑफ पेज, वो वाले लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनके ऊपर सेपरेट पेजेस बना के सेपरेट कंटेंट डाल के हम्म। उनको इंटरनल लिंक करेंगे अपने मेज पेज के साथ, क्योंकि वो पेज क्या होंगे, रैंक करेंगे, तो वो लिंक इक्विटी देंगे मेन होम पेज को, ठीक है। सो आपको मेन होम पेज भी उस अच्छा। पर्टिकुलर क्यूरी के साथ रैंक हो जाएगा। तो ये चीज है। मतलब हमारा एक नहीं, उसको हमने डिफरेंट उसकी बैक लिंकिंग करके और उसको पुट करना है मेन पे, ताकि डिपेंड अगर करता है हमारा ना, वो वाला डिपेंड करता है आप रैंक लोगों कर की। रहा है तो हमारा मेन भी हो जाए। जी मैंने कहा आप ये डिपेंड कहना करता है चाह ना रहे आप लोगों की सर्विस के ऊपर ना, वो कितनी आप लोगों को क्या रिक्वायर्ड है उस चीज को, आप कौन हैं? सी नहीं, अब कीवर्ड मैं क्वेरी को आपको करना है। आपसे जी शायद जी। मेरी पहले भी बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था। मैं अभी एक और मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, तो उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च करना है जनवरी में। तो हम्म। उनका बेसिकली आई थिंक उनका कोर्स क्या था, मुझे भूल गया। तो उसकी मैं कैसे उसको कर सकती हूँ वेबसाइट को देखिए हैंडल, मतलब उस देखिए सबसे पहले आपने देखना है कि लाइक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उनकी वेबसाइट का वेबसाइट अभी स्ट्रक्चर। बनी है। हाँ तो आपने सबसे पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखना है कि आप लोगों की वेबसाइट एक्चुअली में लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं और आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। देन वहां से आप लोगों ने वो चीजें जो ऑलरेडी लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो तो देनी है, लेकिन एडिशनल क्या चीज लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट कि आप लोगों ने जिस पर्टिकुलर क्यूरी है या हम्म जो भी चीज है उसकी मतलब कंटेंट तो देखें ना, कंटेंट रैंक कर रहा है, लेकिन अब देखें अगर एक आप हम्म कोर्स लॉन्च कर रहे हो, कोर्स के ऊपर आप लोग मल्टीपल ऑफर्स या मल्टीपल चीजों को एक पेज के अंदर हम्म, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने एक ब्लॉग लिखा है उस बिल्कुल। पर आप लोग कह रहे हो ई कॉमर्स एसईओ, शॉपिफाई एसईओ, सभी को एक ही पेज के ऊपर लिंक कर रहे हो जो एसईओ वाला है, तो वो रिलेट नहीं करेंगे, हम्म आपकी रेलिवेंसी नहीं होगी डोमेन की। जब रेलिवेंसी में आप लोगों का मसला बनेगा फिर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती। तो आप लोगों को क्या ओके। करना है, हर चीज को इस तरह डिफाइन करना है कि आपकी वेबसाइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताए गूगल को। गूगल इटसेल्फ एक और मिथ आपको क्रिएट कर नहीं बता सकता कि ये कंटेंट की क्वालिटी कितनी है, ठीक है। वो डिटेक्ट करता है यूजर की हम्म जर्नी से कि एक्चुअली में जो यूजर है उसका ड्वेल टाइम कितना है वेबसाइट के ऊपर, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इफ दे फाउंड दैट कि यार यूजर ओके। वाकई इंगेज हो रहा है वेबसाइट के अंदर, टाइम स्पेंड कर रहा है, सो दे विल गोना हम्म श्योरली रैंक यू अप दैट क्यूरी। तो ये चीज है। अच्छा, तो मतलब कंटेंट पे नहीं है ज्यादा, इस पे टाइम पे डिपेंड करता है। सॉरी, मैं आपका टाइम बहुत ओबियसली ले रही हूँ। ओबियसली अगर कंटेंट अच्छा है तो देखिए ना, अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि यार आईपीएल के कौन कौन से मैचेस कब फाइंड होने, अगर आपने उसका हिसाब से कंटेंट में हर चीज एक्सप्लेन की है तो मैं पढ़ूंगा ना, तो जब पढ़ूंगा तो टाइम स्पेंड हो रहा है ना, यूजर एंगेजमेंट, यूजर एक्विजिशन बढ़ रही है आपकी वेबसाइट की। डायरेक्टली सो कंटेंट ऑब्वियसली। से मैटर करता है। जी। ओके, थैंक यू। हाँ बारक फीक। जी नेक्स्ट गुरप्रीत, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू हफ्सा और मी, इट्स अप टू यू।
Hi, Ahmad and Hafsa. So my question is, in this age of era, how would you make your writing stand out? Because ChatGPT जो है वो भी वही basic content generate कर लेगा, and it like people say कि अगर तुम prompts, you will play with the prompt and then it will give you that output. So like, how will you make your writing stand out? Especially उन clients के लिए जो आते हैं and they will say that कि ChatGPT can churn out that same type of content. So basically, what practices you will adopt? Yeah. Hi Gurpreet, thanks for asking question. So like चैट जीपीटी का वो जो कंटेंट है ना, वो एक कंटेंट नहीं, वो एक जैसे इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात, इसकी जो वोकैब है वो बहुत ही रिपीटेटिव है। अब आप उसको देखें, इंश्योरिंग बोलेगा, डिवाइन, डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही थर्ड क्लास इन टुडेज एरा। थर्ड क्लास मतलब एक चीज है जो कि वो 100,000 टाइम्स रिपीट कर रहा है। एट टाइम्स ये भी हो रहा है कि आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, आपने 10 दिनों बाद उससे वही प्रॉम्प्ट दिया, वो आपको अभी भी यही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। आपने क्या लिखना है, आपने जब कंटेंट लिखना है तो आपने जो देखिए, यूजर तो आपको हर वक्त प्रॉम्प्ट नहीं देगा ना। आप फॉर एग्जांपल, आप देखिए, द ट्रिक इज टू स्टडी योर ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, मैं जो है ना एक कंटेंट लिखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है मेरे माइंड में है, जैसे मेरा यूजर है वो ये सर्च कर रहा है कि 10 के बेस्ट के ड्रामास बताओ मुझे। तो अब जो है ना, अब मेरे माइंड में ये होगा कि यार 10 बेस्ट के ड्रामास, आप चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट डालेंगे वो आपको एक बार ही 10 के ड्रामास थमा देगा। लेकिन आपने कंटेंट में क्या करना है, हम कंटेंट में बनाएंगे 10 के ड्रामास फॉर इमोशनल ऑडियंस, के ड्रामास फॉर क्राइम थ्रिलर ऑडियंस। तो उसमें हम जो है उसमें उसके सेग्रीगेशन से के ड्रामास लगे। तो मुझे पता है यार लोगों को के ड्रामास पसंद है, लेकिन उनकी अलग अलग जेनियर हो सकता है उसमें। तो आपने पहली बात तो यूनिकनेस अपने कंटेंट में डालनी है। सेकेंडली, आपका यूजर क्या क्या सोच रहा है, कि फॉर एग्जांपल कि हमारे कुछ के ड्रामास की बहुत ज्यादा ना, लाइक बहुत क्या कहते हैं, जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा लविंग करेक्टर्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है उन करेक्टर्स के बारे में उसके उनके भी जो है ना ड्रामास वगैरह ऐड करना है। मतलब आपको ना अपनी ऑडियंस के थॉट प्रोसेसेस वगैरह इन सब चीज़ों से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस की जो प्रॉब्लम है ना, आपको वो सॉल्व करनी है। अब देखिए, चैट जीपीटी की ये मुसीबत, ये बहुत खराब चीज़ है कि आप उसको एक तो ही देते हो, वो आपको जवाब तो देता है, लेकिन अब वो आपकी प्रॉब्लम। सॉरी हफ्सा, आपकी आवाज़ तो चली मैं गई। इस टाइम क्या सोच रही होती। अब आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है, आ रही तो ये है कि हमें यूजर के शूज में जाना होता है। तो और ऊपर से आपने क्या करना है, जो अपना इंट्रोडक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा जो है इंटरेक्टिव होना चाहिए, कि यूजर बोले कि भाई मेरी जो है ना इस पे जो क्यूरी है ना वो कवर होगी, और उसको पढ़ने में ना काफी ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए वो। लाइक बहुत ज्यादा रिपीटेटिव या सेम वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी एंगेजिंग, इट शुड बी वेरी यूनिक। उसमें मैं इस तरह के वर्ड्स वगैरह यूज करती हूँ कि फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज, यू हैव बीन हेड, यू आर स्क्रैचिंग योर हेड, और हम सोच रहे हैं कि यार हमें 10 बेस्ट के ड्रामास, कौन सा वाला के ड्रामा देखूं। इस तरीके से आपने थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना, जो कि काफी लाइक डिफरेंट हो, जो कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कन्वर्जेशनल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। गुरप्रीत, आपका होप सो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फर्दर क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। मैं आपको रिक्वेस्ट मैंने कर दी है, यू कैन एक्सेप्ट इफ यू वांट टू आस्क समथिंग मोर अबाउट दैट। Yeah. Thank you. My next question is कि like how do you create a content strategy for your client? अच्छा, देखिए गुरप्रीत, वही जो थिंग मैंने सबसे पहले आपने ओबियसली, मैं तो नहीं ना बता सकता क्लाइंट के बिजनेस को। आप अगर आपने मुझे अप्रोच किया कि हमें मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं इस डायरेक्टली नहीं, ब्लाइंडली नहीं आपकी वेबसाइट का कोई चीज़, कोई भी फनल्स, कोई भी मैप, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं करूंगा फॉर्मुलेट। सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा कि आपका आप चाहते क्या हो यार उस बिजनेस से, ठीक है, एंड इन द फ्यूचर आप क्या चाहते हो। देखिए, मोस्टली लोग कहते हैं यार मेरी ई कॉमर्स का इंडस्ट्री है, मैं सेल्स चाहता हूँ। सेल्स तो बता दिया, लेकिन हाउ मच ऑर्डर्स इन अ डे, इन अ 330 मंथ, कह लो कि यार इन अ मंथ, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहते हो कि यार हाउ, मतलब यार वो जो रिजल्ट है वो सस्टेन कितने रहे हैं। ये नहीं है कि यार अगर मैं 30 ऑर्डर्स आपको दिन के दे रहा हूँ तो अगले दिन वो 2 हो जाए, परसों 3 हो जाए, फिर आए ही ना, ठीक है। सो रिजल्ट की सस्टेनेबिलिटी, हर फैक्टर काउंट करना होता है जब भी आप लोगों ने किसी भी कंटेंट की स्ट्रेटेजाइज करना है। अगर सपोज कर मेरे पास एक बंदा आया रिसेंटली, वो उस ब्राजील में चिकन सेल करता है, ठीक है। अब उसकी कंटेंट स्ट्रेटजी ये क्या, उसने उसके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं, उसने ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं, लेकिन वो रैंक कर रहा है उसकी पर्टिकुलर क्यूरी के अंदर
लेकिन वो पर्टिकुलर क्यूरी के ऊपर वो इसलिए रैंक कर रहा है कि उसकी डोमेन का जो नेम है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है उसके कीवर्ड के इंटेंट के साथ। द थिंग इज दैट कि अब उसको जो बाकी के उसके प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों नहीं रैंक करे, क्यों नहीं रैंक करे, क्योंकि उसने क्या किया हुआ कि हर प्रोडक्ट के, जिस तरह मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक पेज नहीं बताया हुआ, हर प्रोडक्ट को एक ही जगह थोप दिया है और बताया कि यार ये चीजें मैं सेल करता हूँ, दैट्स इट। अब यूजर अगर एक पर्टिकुलर क्यूरी टाइप कर रहा है तो आई नो कि उसके ऊपर उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है उस क्यूरी की, लेकिन अगर वो वैल्यू नहीं दे रहा, डिटेल नहीं शेयर कर रहा उस पर्टिकुलर थिंग की, तो गूगल नॉट गोना रैंक इट। सो सबसे पहले क्या करना है, उसने अपना बैकग्राउंड क्रिएट करना है उस चीज का। अब आपने देखना है कि यार कंटेंट की स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। अगर आप सर्विसेज पे जाते हैं तो कोशिश करें कि देखें कि सर्विसेज कितनी है। एक सर्विस है, आप एक लैंडिंग पेज के ऊपर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मल्टीपल सर्विसेज हैं, सो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को कॉपीराइटिंग फनल के अंदर लिखना है, यानी कि वो पर्टिकुलर पेज आपके बारे में सब कुछ बता दे। अगर यूजर आया है, मैं आया हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर, चाहे आप एफिलिएट से कर रहे हो, चाहे आप वीजे की कंसल्टेशन सर्विस दे रहे हो, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, कुछ भी हो, कोई टूल हो, तो आपने जो अपना मेन पेज है उसके ऊपर एक्सप्लेन करना है कि यार मेरा जो टूल है वो कितना लोगों को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आप उस टूल के उस पर्टिकुलर पेज के अंदर हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हर चीज जिस तरह कैनिबलाइज अगर करेंगे तो फिर वो आप डी रैंक हो जाओगे। कैनिबलाइजेशन से अवॉइड करना है। सो आपने क्या करना है, एडिशनल पेजेस का क्रिएट करने अपने पर्टिकुलर टूल के, पर्टिकुलर थिंग के, पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर। सो क्योंकि ओबियसली जब आपका मेन पेज कॉपीराइटिंग फनल के अंदर होगा, जो आपकी पेन पॉइंट्स कस्टमर के टारगेट करेगा, जब आप एडिशनल जो LSI कीवर्ड्स हैं या क्यूरीज हैं, सिमेंटिक क्यूरीज, उनके ऊपर अपने एडिशनल सर्विसेज को, उसी सर्विसेज को एक्सप्लेन करके एडिशनल टर्म्स के अंदर रैंक करोगे ना, क्योंकि वहां से आपने गैप फाइंड करना है। जब वो रैंक होंगे ना, आपने उसको इंटरनल लिंक किया होगा उस पर्टिकुलर चीज के साथ, एक तो वहां से आप लोगों को कन्वर्जन आएंगी, ठीक है। सेकेंडली अब आपने क्या करना है कि यार अब एक ब्लॉक टॉपिक है ना, ई कॉमर्स एसईओ, शॉपिफाई से, जिस तरह मैंने लास्ट में एग्जांपल दी, तो आप सभी को एक ही होम पेज के साथ लिंक कर रहे हो तो वो फजूल है, रेलिवेंसी नहीं है। जब आप एडिशनल पेजेस क्रिएट करेंगे, आपको कंटेंट के अंदर भी हेल्पफुल होगा। वहां से आप मल्टीपल टॉपिक्स जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल फनल्स जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल वे में क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हो, उसको आप कोई भी कंसिडरेशन स्टेज में लेके जा सकते हो, परचेज स्टेज के अंदर लेके जा सकते हो। तो अप टू यू कि आप लोग किस तरह अपनी इन चीजों को स्ट्रेटेजाइज करते हो। थर्ड थिंग है, आप लोगों ने अपनी जो है ना स्ट्रेटजी के अंदर ये मैटर करना है कि यार ये तो आपने यूजर पर्सपेक्टिव रख लिया, लेकिन आपने ये भी रखना है सर्च इंजन पर्सपेक्टिव। ये नहीं है कि अगर जब आपने एडिशनल पेजेस बनाए या एडिशनल चीजें ऐड की अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उनकी क्रॉल डेप्थ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई क्रॉलर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोगों ने उन चीजों को इस तरह रखना है कि यार लेस देन 4, मैक्सिमम 4, कोशिश करें कि 3 रखें यार। एसईओ उसके अंदर आ गई, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर एसईओ ऑडिट्स या लिंक बिल्डिंग या जो भी चीजें दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए इसके 3 स्टेप्स बने, 3 स्टेप्स हैं। वो इजी टू मतलब के अटेन है, इजी टू रैंक है, इजी टू रेंडर्ड बाय क्रॉलर ऑफ गूगल, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को, हर चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना है, इस तरह देना है कि यार आपने यूजर के परस्पेक्टिव से देखना ही देखना, लेकिन सर्च इंजन के परस्पेक्टिव से भी देखना है। ये ना हो कि भाई आप लोगों की वो जो चीज है आप लोगों ने तो ऑप्टिमाइज कर दी, सर्विस दे रही है, कंटेंट दे रही है, लेकिन क्रॉलर ही नहीं जा रहा, भाई क्या फायदा आप लोगों की चीजें करने का। तो आप लोगों ने 2 वे कम्युनिकेशन में करना है कि यार सर्च इंजन के लिए भी करनी है वो चीज, और फिर ऑन द अदर हैंड आप लोगों ने उसको यूजर पर्सपेक्टिव से भी लेके जाना। जी गुरप्रीत, होप, हाँ सॉरी गुरप्रीत, होप सो आपको ना आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, यू कैन एक्सेप्ट दैट। सो आपको भी कही आपकी एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ जी, आई गॉट द आंसर। जी, कोई फर्दर क्वेश्चन है गुरप्रीत आपका, आप पूछ सकते हो नहीं, अफसा से, मुझसे, किसी से। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। जी हमाद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम मेरे सलाम। एक्चुअली 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो सर्विसेज पेज होते हैं, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो ज़्यादा काम जो है वो सर्विसेज पेज पे करना चाहिए या ब्लॉग्स पे करना चाहिए? क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करता था और वहाँ पे मैंने देखा था कि उनका फोकस जो है वो ब्लॉग्स पे ज़्यादा होता था। उनके 8-10 ब्रांड थे और वो हर वीक जो है वो 2 ब्लॉग्स जो है वो लिखवाते थे। तो आपके ख्याल में अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो इन दोनों में से किस पे ज़्यादा चांसेस कन्वर्जेंस के किस पे हो? देखिए हमाद भाई,
रैंकिंग एसईओ में, एसईओ इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दो वर्ड याद रखे अपनी जर्नी की तरह, ठीक है। हमें कोई नहीं कंसर्न 10 लाख बंदा आ रहा है, 12 लाख बंदा आ रहा है, हमें कंसर्न है कि भाई हमें कन्वर्जन किसने मिल रही है, ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ब्लॉगिंग के अंदर भाई देखते हैं कि यार ये कीवर्ड भाई इसकी, सपोज करें एक मेरे पास शूज हैं, एक है जी लेदर शूज, इसकी सर्चीज है 50, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी है 10, वहीं पे है ब्लैक लेदर शूज, ठीक है, उसकी सर्चीज हैं 2000, लेकिन कीवर्ड ये 15। अब लोग क्या करते हैं यार, कहते हैं यार 2000 सर्चीज है, 15 पे मैं रैंक, 15 की गेड़ी कोई मसला नहीं, 5 ही ज्यादा कर लेंगे, इसके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन भाई कोशिश करो कि देखो कि यार आप लोगों की नीश की रेलिवेंसी कहाँ पे है, ठीक है। आप लोग नैरो डाउन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पे अपना इंटेंट ना खो दो कहीं पे। सेकेंडली आप लोग देखना कि अगर आप 2000 देख रहे हो, 15 की केडी अगर आपकी डोमेन नहीं है, ऑब्वियसली वो अगर रैंक नहीं करेगी, 15 में से आपको कितनी सर्चेज मिलेगी जब आपकी वेबसाइट दूसरे नंबर पे है। 2000 में से आपको कितने लोग मिलेंगे, मैक्सिमम 100 बंदा मिलेगा। 100 में से अगर 10% में मैं कन्वर्जन का रेट लगा दूं, या 10% कह लो कि लोग क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे, वहां पे 1%, अगर आपको 10 बंदे ने आप लोगों का फॉर्म फिल किया, वहां से एक कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे आप लोगों का कन्वर्जन रेशियो कितना है, 1%, ठीक है, 0.1%, एक बंदे ने आपको कन्वर्जन दी। वहीं पे यार अगर आप 50 की क्यूरी पे बैठे हो, 50 पे कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, 50 में से क्या यार 25 बंदे तो कर क्लिक फॉर्म फिल करेंगे ना, 25 में से 5 तो करेंगे ना, तो वहां पे क्या है, कन्वर्जन चांसेस 1% है, और 0.1% यहाँ पे 0.5%। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों को कौन सी जगह से कितनी कन्वर्जन मिल रही है इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। आप सेकंड कमिंग बैक टू यार सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि आप लोग अगर सर्विसेज एफिलिएशन मार्केटिंग की दे रहे हो, तो आप ऑब्वियसली आप लोगों को फिर एडसेंस से काम है, या आप लोगों का मल्टीपल सर्विसेज से काम है, जिससे आप लोग चाहते हो कि यार मेरी ज्यादा लोग इंगेज हो वेबसाइट को, मैं ट्रैफिक आए, या मैं बैकलिंक सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप लोगों की कन्वर्जन के ऊपर कि यार जिसमें आप लोग रैंकिंग चाह रहे हो, सेल्स चाह रहे हो, लीड फॉर्म चाह रहे हो, बैकलिंकिंग लोगों को दे, पीआर सेल करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस वे से उस बिजनेस को लेके जाना चाह रहे हो, फिर उस हिसाब से आप लोग सारी हर चीज को स्ट्रेटेजाइज करते हो। जी हम मान भाई। अहमद भाई, मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिंक जूस से रिलेटेड है। और वो ये है कि फॉर एग्जांपल, ये मैंने देखा है अक्सर कि आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो आपकी कोशिश तो यही होती है कि आप डू फॉलो बैकलिंक लें। हम्म। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो नो फॉलो दे रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि आप अगर इतने ज़्यादा चार्जेस दे दें तो हम आपको डू फॉलो दे देते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि आपको एक डू फॉलो लिंक मिल रहा हो जिसका डीए जो है वो 40 हो, और उसी के कॉम्पिटिटर में आपको जो है वो एक नो फॉलो बैकलिंक मिल रहा हो जिसका डीए जो है वो 90 हो। तो आप किस तरफ, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें नो फॉलो की तरफ जाना चाहिए जिसका 90 है, या डू फॉलो की तरफ जिसका 40 है? यार देखिए सबसे पहले हमारे भाई वहां पे आप ना देखिए, डी आल दो दोनों एक कंपेटिटर्स नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। अब मैं हूं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी नीच है, लोड बास्केट मेरी वेबसाइट, उस पर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेचता हूँ, मोबाइल के केसेस, आईपैड, आईफोन, ईच एंड एवरीथिंग। वहीं पे अगर यार आप लोग मेरे कंपेटिटर्स में सारे मोबाइल फोन वाले आएंगे, आरगोज वाले आएंगे, ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट वाले आएंगे। लेकिन यार अगर जब आप लोग जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिस चीज के ऊपर बैकलिंक लेना चाह रहे हो, वहीं पे अगर वो जो 20 डीए है या 50 डीए वाली वेबसाइट है, इन इन कंपैरिजन ऑफ 90 डीए, जो 50 वाली उसने अपने आप को नैरो डाउन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया केबल के ऊपर। सपोज करो आप केबल के ऊपर बैकलिंक लेना चाह रहे हो, वहीं पे 50 डीए वो स्पेसिफाई है कि सिर्फ केबल के ऊपर, ठीक है। तो वहां से लिंक अटेन करना ज्यादा बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू 90, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड यार हमेशा ऑब्वियसली डू फॉलो ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन आप कोशिश करें कि यार रेलिवेंसी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाजमी देखें। ये गूगल का इस सेमेंटिक्स में टर्म्स हैं, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंसी, हर चीज को आपने मैटर करना है कि यार उसकी रेलिवेंसी कितनी है। अगर एक नीच डाउन स्पेसिफाई उस पर्टिकुलर चीज को क्लियर कर रही है ना, चाहे उसकी डीए डीआर, मैंने आप लोगों को पहले बताया, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी का कोई चक्कर नहीं है, डिपेंड करता है उसकी अथॉरिटी कि वो कितना आप लोगों को पास आउट कर रही है। ऑब्वियसली जो डू फॉलो ज्यादा पास आउट करेगा। जी हम भाई। थैंक यू। हाँ बाहर कर। जी अरसल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हेलो जी अहमद भाई, बात आ रही है मेरी? जी जी अरसल भाई आ रही है। जी जी अहमद भाई, मेरा सवाल ये था आपसे, क्वेश्चन ये था कि अगर हमने एक हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम इस्लामिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि हम्म। प्रेयर मैट्स हो गई, ठीक है, लाइक प्रेयर कैप्स, ठीक है, उस
के अंदर हमने प्रोडक्ट पे रैंक करा लिया है, ठीक है, हम फर्स्ट पेज में आ गए हैं, सेकंड नंबर पे आ गए हैं, फर्स्ट पेज के सेकंड नंबर पे, ठीक है। लेकिन हमारी जो रैंकिंग है ना, वो एक दिन कुछ है, दूसरे दिन कुछ है, एक दिन हम सेकंड नंबर पे हैं, दूसरे दिन हम थर्ड नंबर पे हैं, इस तरह ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब एक जगह स्टिल नहीं है। तो ये क्या वजह हो सकती है कि हम क्या चीज़ हमें फोकस करनी चाहिए, तो मुझे बताएं जरा। अरसल अरसल भाई देखिए, सबसे पहले सिंपल सा आप लोगों के लिए, आप क्या करें, अपने पर्टिकुलर क्यूरी उसको ना सैमरश के अंदर डालें, ठीक है। उसका बैकलिंक आपने क्या करना है, हम्म। बैकलिंक्स के अंदर जाकर ना रेफरिंग डोमेन्स अपने कंपेटर्स के, ठीक है, उन सभी को हम्म। एक्सट्रैक्ट कर लें एक्सेल के अंदर। वहां से फाइंड आउट करें कि यार आपके जो बैकलिंक्स पे नहीं, रेफरिंग डोमेन्स पे, ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स की क्वालिटी स्कोर के आपने बैकलिंक्स की रेफरिंग डोमेन्स को फाइंड करना है कि यार वहां पे कितने कितने अपनी बैकलिंक्स की लिख लेनी है कि यार मेरी बैकलिंक्स है ना 15 है, ठीक है, वहां पे रेफरिंग डोमेन मेरे पास जी 10 जी। हैं। रेफरिंग डोमेन मतलब देखें, असल में बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन में ये फर्क है। सपोज करें एक पर्सन है ए है, एक पर्सन है बी है, ठीक है, वहां पे आप लोग के बैकलिंक्स हैं 20, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे अगर रेफरिंग डोमेन्स की बात करें 2 हैं, लेकिन क्यों 2 हैं, क्योंकि बैकलिंक्स 20 हैं, रेफरिंग डोमेन्स 2 हैं। क्या पता ए से उन्होंने 15 बैकलिंक्स लिए हों और बी से 5 बैकलिंक्स लिए हों, ठीक है। तो बैकलिंक्स पे नहीं, रेफरिंग डोमेन्स पे जाना, ठीक है, पहली बात ये। सेकेंडली अरसल भाई ठीक है। आपने जाना है कि यार वहां पे अगर आप लोगों की जो रेफरेंस डोमेन उनकी क्वालिटी कितनी है, पेज की पेज रैंक के लाइक वहां पे जो सर्च के अंदर वेबसाइट्स आ रही हैं, आप लोगों ने देखना कि यार उनकी क्वालिटी कितनी है। अगर आपकी वेबसाइट की टोटली वहां पे अगर वो जो रेफरिंग डोमेन है उनकी अपने कंपेटिटर्स की वो 60 से लेयर है, ठीक है, अगर वहीं पे आप लोग 80 से 2 ले लो, ठीक है, या 80 से 1 ले लो, या वहां वहां हम्म। पे आप लोग देख लो 40 से ले लो, लेकिन उसकी अथॉरिटी यूज जिस तरह कह दो रेलिवेंसी उस चीज की, प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर नीश की, वो बढ़ा दो। जब आप लोग ये सारी बैकलिंक्स की गेम अरसल भाई, अब ठीक है, आप लोगों ने अगर वो अपनी पोजीशन सस्टेन करनी है, आपकी बैकलिंक्स अच्छे होंगे तो आप लोग श्योरली सस्टेन करोगे। तो ये चीज आपने मैटर करनी है लेकिन अपने कंपेटर जी। लेकिन मैं क्या अहमद भाई, जिस मतलब कीवर्ड में मैं रैंक कर रहा हूँ और सेकंड नंबर पे गया था, ठीक है, लेकिन उसमें कंपटीशन नहीं है। उसमें जो हम्म सबसे ज्यादा डोमेन रैंक कर रही है, जिसकी डोमेन अथॉरिटी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, जो डोमेन पहले नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है, उसकी है 5 की, 5 की हम्म डोमेन अथॉरिटी है उसकी, ठीक है। और हम्म मेरी जो वेबसाइट है उसकी 2 की, उसकी 2 की है, ठीक है। और हम्म मुझसे जो नीचे हैं सारे, उनकी 0 है, हम्म ठीक है, उनकी 0 है। अकॉर्डिंग टू सैमरश, मैं सैमरश ही यूज करता हूँ, एचआरएफ के बारे में कह रहा, ठीक है, उसके हिसाब से उनकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये भी क्या वजह हो सकती है कि देखें, मेरे से नीचे जो भी बंदे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उनकी अथॉरिटी भी कम है, मेरी ज्यादा है उनसे, हालांकि मेरा ठीक है, सेकंड नंबर पे रैंक करके एक बार फिर से नीचे आ गया, उनसे भी नीचे आ गया जिनकी डोमेन अथॉरिटी 0 है। ये क्या वजह हो सकती है? अरसल अरसल भाई देखिए, यहाँ पे देखिए अथॉरिटी होती है वेबसाइट की, जब वो पे इटसेल्फ वेबसाइट के साथ कितने बैकलिंक्स या हर चीज अटैच है, लेकिन वहां पे साइटेशन भी बड़ी मैटर करती है अरसल भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं हूं ना, अगर सपोज करें अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर, देख वहां पे वेबसाइट में इटसेल्फ नहीं कुछ भी अपने आप को किया होगा प्रमोट या अपने आप को ऑप्टिमाइज किया होगा, लेकिन वो वेबसाइट की इंटरनेट या सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग होगा या इतनी साइटेशंस क्रिएट होंगी तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको एज अथॉरिटी ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजीज हैं बैकलिंक्स के अंदर, अथॉरिटी और रेलिवेंसी है, ठीक है ना। अथॉरिटी क्या है कि यार मेरी वेबसाइट कहाँ पे रैंक करेगी, पोजीशंस। रेलिवेंसी मेरी वेबसाइट का रैंक करेगी, ठीक है। रेलिवेंसी यार मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, अथॉरिटी है कि मेरी वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का आपने कवर करना है। अगर आप लोगों की अब देखें वेबसाइट या दूसरी चीजों जो आपके कंपेटिटर्स उनको एक परस्पेक्टिव से तो आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं, लाइक उनके सोशल मीडियाज हैं, उनकी साइटेशंस हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर आप लोग न्यू आए हैं, वो 3-4 सालों से बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो है इन टर्म्स ऑफ गूगल वो ज्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये चीजें हर चीज को फैक्टर को काउंट करना है, एक खाली ये नहीं कि आप लोग इस तरह सर्च के अंदर पोजीशन। मेरे पास एक वेबसाइट थी, अभी भी है वो, ये थी कि ना 42 पे थी पहले, फिर 9 पे आई, अब माशाल्लाह दूसरी पे है। तो उसके ऊपर एक वेबसाइट बैठी हुई है, हालांकि वो उसने कुछ भी बेकार किस्म का उसका कंटेंट, होम पेज भी उसका ना खराब है किस्म का, वो मैं यूआरएल नहीं शेयर कर सकता क्योंकि ओब्वियसली वो है, लेकिन मैं ये इतना बता सकता हूँ, हालांकि मैंने अच्छा हर चीज दी हुई है, लेकिन उसकी डोमेन ये 4 साल पुरानी है मेरे इस पर्टिकुलर चीज से, तो वो इस वजह से वो गूगल के ऊपर रैंक कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी अपनी साइटेशंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मेरी साइटेशंस बढ़ जाएंगी तो हम्म। इंशाल्लाह आई विल बी देयर ऑन अ फर्स्ट स्पॉट। तो ये अरसल भाई कि आप लोगों ने अपनी साइटेशन क्रिएट करनी है, ये जी मैटर ठीक हो करता गया। है।
जी अमित भाई, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एक ब्लॉग वेबसाइट पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जो मुझे कहता है कि यार मेरी एक ब्लॉग वेबसाइट है, आपने उसे रैंक करना है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि मैं एक वीक के अंदर कितने ब्लॉग पोस्ट करूं, ठीक है, जो गूगल के लिए अच्छा हो कि यार ये वेबसाइट काम कर रही है, ठीक है, उसे पता लगे कि ये काम कर रहा है वेबसाइट पे। जी अफसा, मुझे आप कितने। क्योंकि ये राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन है, सो यू कैन आंसर इट बेटर। आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें इसके ऊपर। जी अफसा। ऑनेस्टली दैट डिपेंड्स कि आप लोग की वेबसाइट किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल एफिलिएट कंटेंट है तो 2 पोस्ट पर वीक। और सेकेंडली आप अपने जो है कॉम्पिटिटर्स की फ्रीक्वेंसी से भी जज कर सकते हैं कि वो कितनी रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। आपकी नीच वगैरह पे डिपेंड कर सकता है कि यार उसमें कितनी, फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पब्लिश के न्यूज़ आर्टिकल, एक वेबसाइट है उसमें हम जो है जो ब्लॉग्स वगैरह हैं स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड शेयर करें तो ऑफकोर्स वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली अपडेट होनी चाहिए। अ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो अपडेट होनी चाहिए, लाइक दैट। सही। चले, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक। जी थैंक यू सो मच अर्सन जी। लास्ट क्वेश्चन है सुबहान का। सो सुबहान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम। जी अवध भाई, मेरा सवाल ये है ना कि जो सेमेंटिक रिलेवेंसी है या कंटेक्स रिलेवेंसी है, ये कहाँ तक होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, तो उसका जो है ना पेजेस या उसका कैटेगरी या उसका सब कैटेगरी, उसका कंटेक्स कितना जाना चाहिए, कितना वाइड होनी चाहिए और कितना जो है ना डेप्थ होनी चाहिए? काइंड इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अच्छा सुबहान भाई, ये डिपेंड करता है यार। देखो, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आप लोगों की ये देखें, आप लोग ये तो मैटर करते हो कि यार वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कितना आना चाहिए, लेकिन वहां पे आप लोग देखो कि आप लोगों की गूगल के ऊपर सोशल मीडियाज, ये वो चीजें, वो आप लोगों के कितने आप लोग अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, यार लोग आप लोग कितना सर्च करते हैं, ठीक है, उस चीज को। अगर आपकी ब्रांड उस पर्टिकुलर नीश के रेलिवेंट, अगर आप न्यू हो तो ऑब्वियसली फिर आपको वो चीज में फोकस करना है। थर्ड थिंग, आप लोग की कंटेंट, आप कंटेंट के ऊपर बात करें तो यार कंटेंट की लेंथ मैटर नहीं करती, कंटेंट के टॉपिक क्लियरेंस मैटर करती, कि लाइक आप कितने वर्ड्स के अंदर उसको समराइज कर रहे हो, ठीक है। अगर थ्रस्टी ग्रो है, वहीं पे बंदा अगर उसको 500 वर्ड के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है, वहीं पे बंदा उसको 900 वर्ड के अंदर, एक कौवा था वो काले कलर का था, ठीक है, उसको ये मतलब इस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो डिपेंड करता है जी। कि आप लोग टॉपिक को किस तरह कवर कर रहे हो, और टॉपिक की फॉर्मुलेशन के, लाइक एक बंदा सर्च कर रहा है हाउ टू ईट एप्पल, अब फिर आप उसे कह सकते हो कि यार एप्पल को तो धोना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए, लेकिन एक बंदा वो स्टार्ट कर रहा है कि यहाँ से जाएं, यहाँ से अच्छे सेब मिलते हैं, यहाँ से इतने का मिलेगा, उसको बाय करें, ठीक है। आप लोगों ने फिर एक्सप्लेन करना है फ्रॉम ऑल टू अराउंड के यार उस चीज को हर एंगल से फाइंड करना है। अगर यूजर सर्च कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, या ये देखें अब हाउ टू ईट एप्पल है ना, सिंपली है कि यार हम लोग उसे धो के खा सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे सर्च कर रहा है कि यार लाइक इन टर्म्स ऑफ के कौन से एप्पल जो है वो सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, ठीक है, दो बातें वही हैं, खाए एप्पल ही खाना है ना, लेकिन यूजर मल्टीपल एंगल से भी फाइंड कर रहा है। तो आप लोगों ने अपने जिस पर्टिकुलर कंटेंट है, पर्टिकुलर थिंग, उसको इस हिसाब से कवर करना है कि वो हर एंगल को डिफाइन करे, हर पर्सपेक्टिव को आंस करे। सो दिस विल रेज योर रैंकिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ गूगल। एग्जैक्टली। सुभान भाई। अच्छा, दूसरा ये है कि कैटेगरी पेजेस या प्रोडक्ट पेजेस पे कंटेंट का क्या होना चाहिए, कितना होना जी चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, या इसकी ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेबसाइट है बफेलो जैक्सन, ठीक है, उसके अपना कलेक्शन पेजेस देखोगे ना, तो वहां से सुभान भाई आपको आइडिया हो जाए। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू जी थैंक बार यू। कला। जी गाइस, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया, 40 मिनट्स हो गए हैं, सो बाकी जो क्वेश्चंस आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर सेशन के अंदर, क्योंकि हफ्सा का भी टाइम ओबियसली कंज्यूम हो रहा है, उन्होंने काफी हमें इंसाइट्स दिए, चीजें शेयर की, लोगों को गाइड किया। सो थैंक यू सो मच अफसा फॉर कमिंग हियर। फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ आवर इवेंट, जिस तरह हम लोग सभी क्रिएटर्स को कहते हैं कि लाइक आप क्या एडवाइस करना चाहते हो न्यूबीज को, अगर वो अपनी कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जी अफसा, वन लास्ट एडवाइस। मैं न्यूबीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना चाहूंगी कि करियर इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। ये नहीं होता इसमें कि सिर्फ आप ही जा रहे हो। देयर आर टाइम्स कि आप लोग बेड से उठना भी नहीं चाह रहे होते। ये मेरे वर्ड्स आप लिख कर अपने माइंड में सेव कर लें। हमारे पास इस तरह के भी डाउनफॉल्स आते हैं। सो कंसिस्टेंसी एंड ऑलवेज कमिंग बैक इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि यू कैन स्टार्ट ओवर। देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे।
जी, थैंक यू सो मच अफसा फॉर ज्वाइनिंग, फॉर कमिंग हेयर। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए, इनसाइट शेयर किए। तो गाइज मैं हफ्सा का लिंक वगैरह, हफ्सा राजा, सॉरी हफ्सा चन्ना, आप सर्च करोगे लिंक्डइन के ऊपर, सो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। रेस्ट मैं इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग में, डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इन्हें फॉलो कर दीजिए। कोई भी क्यूरी आप लोगों की, आप लोग इन्हें डीएम कर सकते हैं। सो वो अपना टाइम को देख के, टाइम पर्सपेक्टिव को देख के आपको लाजमी आंसर करेगी। तो गाइज इवेंट को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट पे, देखते हैं कि हमारा न्यू गेस्ट कौन से हैं। Stay tuned. Thank you so much, Afsa, again. Barakallah you। fikum. Remember me in prayers. Allah Hafiz.